हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम देखने वाले हैं हमारा जो अंतिम अध्याय है उसका माइंड मैप। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि इस पूरे चैप्टर में कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अपने दिमाग के अंदर सेट रखने हैं। एक बार यदि कॉन्सेप्ट्स दिमाग के अंदर सेट हो गए तो उसके बाद एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इजीली बन जाएगा, राइट। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि सर देखो माइंड मैप तो है, कॉन्सेप्ट्स तो हम देखेंगे, पर पहले हम ये तो देख लें बेसिकली कि इस पूरे चैप्टर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और कौन से मुख्य टॉपिक है। चलो ये तो बहुत बढ़िया वाली बात हो गई, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर में ना अपने को तीन चीजें पढ़नी है। विज्ञान तो पढ़ना ही है, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना है और सबसे ज्यादा हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कृषि के बारे में। कृषि बोले तो एग्रीकल्चर, मतलब जैसा हमारा देश है, भारत देश की पहचान कैसी है, तो भैया भारत एक कृषि प्रधान देश है। बात समझ में आ रही है। तो इस अध्याय में हमें विज्ञान से ज्यादा किसके बारे में बात करनी है, भाई कृषि के बारे में बात करनी है। इस चैप्टर में हमें कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, साथ में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की, साथ में हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला की, थोड़ी सी हम खाद्य संसाधनों के प्रबंधन की बात करेंगे, खाद्य संसाधनों में सुधार की बात करेंगे। ठीक है जी, बोलो यस सर। तो कुल मिलाकर सब कुछ बहुत आसान है, बस आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है पर बहुत आसान है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गति के जो नियम है, गति के जो समीकरण है वो याद रखने पड़ेंगे, मतलब कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है मूल कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। सोचो वो सब नए कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के लिए। पर इस चैप्टर में हम जितनी चीजें यहां पर देख रहे हैं ये सब हमारे आसपास की चीजें हैं और इन सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। चलो भैया, चैप्टर को अपन ने दो पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया। पहला वाला जो पार्ट है वो है फसल उत्पादन में उन्नति। हम कैसे जो है बहुत सारी फसल जो है वो उत्पादित कर सकते हैं संपोषित तरीके से। तो हम बात करेंगे फसल उत्पादन में किसकी, उन्नति की। ये पहला भाग है। और दूसरा भाग है पशुपालन, क्योंकि भैया फसल उत्पादन का सीधे सीधे लेना देना किसके साथ में है, पशुपालन के साथ में। बात समझ में आ गई? तो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जो है पोषक तत्वों से भरपूर फसल का उत्पादन कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। और जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो तीन टॉपिक्स, एक दो और तीन टॉपिक्स हैं जिसको आपको खोपड़ी के अंदर सेट रखना है। कौन से तीन टॉपिक्स हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर से बता दूं, कोई हायर साइंस नहीं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, सब कुछ पुरानी बात। सोशल साइंस में भी पढ़े हो, विज्ञान में भी पढ़े हो, कुछ मुश्किल डिफिकल्ट है ही नहीं इस चैप्टर में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तीन पॉइंट्स को दिमाग के अंदर आपको सेट रखना है जिसको हम पढ़ने वाले हैं इसमें, फसल उत्पादन में। कौन से तीन पॉइंट्स है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये कि जिन जिन फसलों की हम बात करते हैं, जिन जिन क्रॉप्स की हम बात करते हैं, जिन फसलों की हम बात करते हैं, इनकी किस्मों में किस प्रकार से सुधार होगा, फसल की किस्मों में किस प्रकार से सुधार होगा। क्योंकि जितनी फसल उत्पादन होगी उतना ही ज्यादा लोगों का पेट भरेगा। जिस तरीके से आप जानते हो कि जनसंख्या बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? तो भैया हमें बहुत ज्यादा फसल की, अनाज की, उसके भंडारण की क्या है, जरूरत है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट इस टॉपिक का पहला एपिसोड है फसल की किस्मों में सुधार। आपने कहा ओके सर, थोड़ा बहुत तो हम भी बता देंगे। दूसरा है भैया फसल उत्पादन का प्रबंधन कैसे आपको करना है, फसल उत्पादन जो है उसका प्रबंधन कैसे करना है। बात समझ में आई? बिना प्रबंधन के खेल बिगड़ जाता है। मतलब हमें उसके पोषक तत्वों का ध्यान रखना है। जो फसल है उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए, मृदा की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए पोषक प्रबंधन में हम पढ़ने वाले हैं दो चीजों के बारे में। बात समझ में आ रही है? जिससे जो हमारी फसल होती है ना, उसमें मसल्स डेवलप हो जाते हैं, उसकी जो हेल्थ है वो बढ़ जाती है। कौन सी दो चीजें, ध्यान से देखना। तो भैया एक खाद है, दूसरा वाला उर्वरक है। एक क्या है आपका, मैन्योर यानी कि खाद, दूसरा वाला है फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक। बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? अब हम बात करेंगे भाई सिंचाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंचाई जो है फसल उत्पादन प्रबंधन में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यदि जल नहीं होगा, बात समझ में आ रही है, तो जैसा कि आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें जल की जरूरत होती है। अब यदि जल ही नहीं होगा तो फसल ही पैदा नहीं होगी। क्लियर? और हम फसल के पैटर्न की भी बात करेंगे।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भैया एक जो है रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है। ये दो मुख्य रूप से पाई जाने वाली फसल है हमारे देश में। तो कुल मिलाकर आज हम एग्रीकल्चर खेलेंगे। आज पूरी जो है खेत खलियान की बात होगी, बात समझ में आ रही है। आज पूरी की पूरी जो है सिंचित भूमि की बात होगी, आज पूरी की पूरी गांव खेड़े की बात होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी होने वाली है, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए भैया, तीन चीजें हम देखेंगे फसल उत्पादन प्रबंधन में। एक एक टॉपिक को अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो, एक एक टॉपिक को अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो। हम तीन चीजें देखेंगे। पहला है पोषक प्रबंधन, खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, दोनों के बीच में क्या अंतर है, सब कुछ दिमाग के अंदर सेट करेंगे। साथ में यदि हम बात करें राइट, तो हम ये देखेंगे कि सिंचाई किस तरीके से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। तो इसमें हम नहर सिस्टम वाली भी बात देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि भैया फसल का पैटर्न कौन सा हो सकता है, फसल जो है उसका पैटर्न कौन सा होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फसल तो आ गई, बात समझ में आई। अब ये फसल उत्पादन तो हो गया, पर फसल की सुरक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा, पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा कि इस साल जो है उचित प्रबंधन ना होने के कारण, प्रॉपर गोडाउन जैसे हम गोदाम भी कहते हैं, गोदाम ना होने के कारण इतने लाख टन या इतने लाख किलो गेहूं जो है वो सड़ गया बारिश में। इतने जो हजारों किलो, हजारों टन जो है प्याज कैसा हो गया, खराब हो गया। मतलब ये कि हमें फसल सुरक्षा प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अनाज का भंडारण। क्योंकि हर फसल की अपनी क्या होती है भाई, लाइफ होती है, उम्र होती है। बात समझ में आ रही है। जैसे अब प्याज या आलू को देख लो, लोग ये थोक में खरीद कर लगते हैं। एक टाइम बाद क्या होता है, उनमें अंकुर आने लगता है, फिर उनमें अंकुर आने लगता है, आपने उसको यदि नहीं लगाया तो वो किसी काम के नहीं रहते हैं। बात समझ में आई बोले यस सर। तो यही सब देखना है यार, अपने घर की कहानी है, खेत की कहानी है, यही सब तो देखेंगे। तो अनाज भंडारण के बारे में हम देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ में आ रही है। और एग्रीकल्चर की यदि हम बात करेंगे तो जैसा कि हमारा कृषि प्रधान देश है राइट, तो हमारे देश में अनाज भंडारण की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया दुनिया में जितना भी फसल उत्पादन होता है उसका एक बहुत बड़ा मात्रा में हम लोग बहुत सारी चीजों का उत्पादन करते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अब जब बात फसल की होगी और पालतू पशुओं की नहीं होगी, कृषि में और भी चीजों की नहीं होगी, खेल नहीं हो सकता, खेल खत्म ही नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो हम बात करेंगे फिर पशुपालन के बारे में। हम बात करेंगे किसके बारे में? तो भैया हम बात करेंगे किसके बारे में? तो आपने कहा गुरुजी पशुपालन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे पालतू पशुओं का पशुपालन, जिसमें गाय है, अच्छी क्वालिटी की गाय कौन सी होती है वो सब हम देखेंगे। भैंस के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता चलेगा कि काला अक्षर जो है वो भैंस बराबर नहीं होता है, ठीक। हम भैंस के बारे में बात करेंगे, हम इनकी अलग अलग ब्रीड यानी कि प्रजातियों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी प्रजाति जो है शुद्ध और पोषक तत्वों से भरपूर जो है दूध देती है। तो हम एक तरफ गाय की बात करेंगे, हम भैंस की बात करेंगे, हम बकरी की बात करेंगे और भेड़ की बात करेंगे। ये पहला पार्ट है पशुपालन में, ठीक है। दूसरा वाला जो टॉपिक पार्ट होगा, दूसरा वाला जो एपिसोड होगा, उसमें हम देखेंगे मुर्गी पालन के बारे में। और जब हम मुर्गी पालन की बात करते हैं तो हम दो चीजों की बात करते हैं, एक तो मांस और दूसरा अंडा। बात समझ में आ रही है? तो फिर हम बात करने वाले हैं मुर्गी पालन। फिर यदि आप थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो हम बात करेंगे फिर मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के बारे में। और जैसी बात मछली की आती है, सबसे पहले दिमाग में आता है अच्छा इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती है जिससे दिमाग और इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। और भैया मधुमक्खी को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि शहद हमको कहां से मिलेगा? तो मधुमक्खी से मिलेगा। तो ये 4 प्रकार के पशुपालन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है जी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो पशुपालन के अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स? भैया 4 कॉन्सेप्ट्स, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट भी ले लो उसमें आप। दूसरा मुर्गी, मुर्गी में 2 चीजें, मांस और अंडे। तीसरा मछली में मांस और मछली का तेल। बात समझ में आई? और चौथा जो है वो है मधुमक्खी, जिसको हम बोलते हैं क्या भैया? शहद का खजाना। किसके पास? तो मधुमक्खी के पास। तो ठीक है, हाँ सर बहुत बढ़िया वाली बात है। 4 टॉपिक्स इधर दिए हैं, 3 टॉपिक्स उधर दिए, रगड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
बीच बीच में आपको थोड़ा सा ये भी फील होगा कि आज सर बहुत ज्यादा हम लोग जो है बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बीच बीच में ये भी फील होगा कि सर आज तो पूरा निबंध ही हम लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल मत घबराइएगा, सब कुछ बहुत आसान है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, दिमाग के अंदर नोट कर लो, क्योंकि अब हम 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? ध्यान से देखना, पशुपालन में 4 चीजें और भैया फसल उत्पादन में ये 3 मुख्य टॉपिक और उसके अंदर फिर सब टॉपिक्स। बस इतना ही अपना चैप्टर है जिसको हमें अपने खोपड़ी के अंदर सेट करना है। क्लियर? बोलो यस सर। आ जाओ, आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, गर्दा उड़ाने वाले हम लोग। हाँ जी, सभी जीव धारियों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और भोजन से हमें क्या मिलता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण जैसे क्या प्राप्त होते हैं? तो भैया पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। क्या? तो पोषक तत्व क्या प्राप्त होंगे? तो आपने कहा गुरुजी पोषक तत्व प्राप्त होंगे। अरे लिख ले, लिख जा भाई। हाँ ये है, ठीक है। तो पोषक तत्व प्राप्त होंगे। और ये पोषक तत्व क्यों चाहिए? क्योंकि इनसे मिलती है हमें ऊर्जा। और कैसे मिलती है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कक्षा 10वीं का एक अध्याय है जिसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। तो कहानी उसमें अभी उसमें थोड़ी देरी है। हम यहां पर ये जान ले कि बिना पोषक तत्वों के नील बटे सन्नाटा हो जाएगा और हम सब जीवित रहने वाले नहीं। ठीक है, दूसरी बात, पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि और कहां से मिलते हैं? पशुपालन से मिलते हैं। अधिकांश हमें जो पोषक तत्व होते हैं, भोज्य पदार्थ हैं, वो कहां से मिलते हैं? तो भैया कृषि और कहां से मिलते हैं? पशुपालन से मिलते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। कोई हवा पानी खाकर थोड़ी रहता होगा भाई जिंदा। हमें पेड़ पौधे खाने पड़ते हैं, हमें अलग अलग प्रकार के अनाज खाने पड़ते हैं। जो लोग मांसाहारी हैं वो मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं। और इन सब से क्या मिलते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्वों से हमें मिलती है ऊर्जा और उस ऊर्जा से हमारी जीवन की जो गड्डी है वो आगे चलती है। आपने कहा ओके सर, दोनों पॉइंट्स खोपड़ी के अंदर सेट हो गए, हम चलेंगे आगे। आइए यहां पर देखो, दुनिया की तो जनसंख्या बढ़ रही है, पर भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब ये कि हमें बहुत अधिक मात्रा में जो है अन्न उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा हमें कृषि योग्य भूमि चाहिए। और आजकल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। बात समझ में आ रही है? लोग खेतों के बीच में जा जाकर घर बना रहे हैं। अरे भैया एक बात बताओ, यदि फसल ही नहीं उगाओगे तो लोग खाएंगे क्या? ये किस प्रकार का डेवलपमेंट है कि शहर जो हैं वो बड़े होते जा रहे हैं और गांव जो हैं उनमें जो सिंचित भूमि है जिस पर कृषि हो सकती है वो कम होती जा रही है। ये क्या बात हुई? बात समझ में आई? तो अब देखो, सीधी बात ये कि हम डेवलपमेंट के नाम पे जो कृषि वाली भूमि है उस पर कब्जा करते जा रहे हैं। आप जिस भी शहर में रहते हो, शहर की जो बाउंड्री थी पहले, अब वो बढ़ गई है, बड़ी हो गई है। जहां शहर की बाउंड्री पहले 5 किलोमीटर बाद शुरू हो जाती थी, अब वो 12 किलोमीटर बाद शुरू हो रही है। मतलब वो जो 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर है भैया, वहां पर तो लोग जो खेत हुआ करते थे, क्योंकि जमीन के दाम तो बहुत मिलते हैं, तो जहां पर खेत हुआ करते थे वहां पर लोगों ने बढ़िया बिल्डर के साथ मिलकर एक कॉलोनी बना डाली, खूब पैसे वैसे कमाए, पर जमीन खत्म कर दी। तो यहां पर कवि यही तो कहना चाहते हैं कि आपको जो है ज्यादा उत्पादन यदि अन्न का चाहिए तो आपको कृषि योग्य भूमि भी उतनी चाहिए होगी। पर कृषि योग्य भूमि जो है भारत में कैसी हो रही है? तो अब वो उतनी है नहीं ना, जितनी हमें चाहिए उतनी बेसिकली है नहीं। उसकी मात्रा कैसी हो रही है भाई? कम हो रही है। मतलब अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमारे पास जो भूमि है, बहुत ध्यान से देखना, भूमि कैसी है? कम है। भूमि कैसी होती जा रही है? धीरे धीरे कम होती जा रही है और उत्पादन बढ़ता जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा जनसंख्या वाली बात भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं भाई? आदान प्रदान करते हैं, व्यापार करते हैं दूसरे देशों के साथ में। तो हम किसी को जब कुछ बेचते हैं तो सामने वाला जो देश होता है वो हमें पैसे देता है, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलते रहती है। इसका मतलब ये कि देखो, दो चीजें, पहला जनसंख्या बढ़ रही है। आपने कहा हां जी सर, तो सबसे बड़ी बात तो यही। दूसरी बात, व्यापार भी करना है,
तो ये दोनों चीजें हैं, इसके लिए अब क्या है, तो इसके लिए हमें अनाज ज्यादा पैदा करना पड़ेगा। तो भूमि हमारे पास कम है और भूमि हमारे पास कम है और जनसंख्या राइट वो कैसी है, तो भाई वो ज्यादा है। तो अब अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि जिस खेत से पहले जो है 100 किलो धान पैदा होता था, फॉर एग्जाम्पल खेत से 100 किलो नहीं, उससे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जहां पहले 100 केजी पैदा होता था जिस भूमि से, अब हमें उसे कन्वर्ट करना है कितने में भाई, 140 केजी में। अब ये कैसे होगा, सवाल पैदा होता है कि ये कैसे होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है फसल की क्वालिटी के साथ साथ उसकी क्वांटिटी पर काम करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कुछ एक चैप्टर्स आपके सिलेबस में ऐड करने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं खाद्य संसाधनों का सुधार। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। दोनों पॉइंट्स को दिमाग के अंदर फिट कर लो, जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा तब तक इन दोनों पॉइंट्स को कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा पीछा करते रहेंगे, या फिर हम उन कॉन्सेप्ट्स का पीछा करते रहेंगे। दोनों पॉइंट्स को मेरे जितने भी धुरंधर स्टूडेंट्स हैं अपनी कॉपी में नोट करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे। चलिए, तो आपने कहा सर दोनों पॉइंट्स हमने नोट कर लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम बढ़ते हैं आगे। हम बात करेंगे किसके बारे में, संपोषणीय कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। अब इसका मतलब क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया जितनी भी प्रकार की कृषि प्रणाली है, मैंने क्या कहा, जितनी भी प्रकार की कृषि प्रणाली है, जितने भी प्रकार के तरीके हैं, राइट, इन सब का उत्पादन जो है वो सही तरीके से हो, इसके लिए हमें जो है अलग अलग प्रकार की प्रबंधन तकनीकों को शामिल करना जरूरी है, ताकि जो फसल है उसकी जो उत्पादक क्षमता है उसको हम क्या कर सकें भाई, बढ़ा सकें। चलो बहुत बढ़िया। इससे होगा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक संपादन या प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं इन सब का क्या होगा, तो भैया इन सब का संरक्षण होगा। ये पहली बात थी। ये कौन सी बात थी भैया, पहली बात थी। दूसरी बात, पर्यावरण संतुलन को हम क्या कर सकते हैं, इससे बरकरार रख सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर है तो सभी जगह पर जो है आप फसल लगा दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि जमीन कैसी है, पहले आपको यह भी पता लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार की जो भूमि है, जमीन है, उस पर किस प्रकार की जो फसल है वो होती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको दिमाग के अंदर रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये कि जिस जिस प्रकार से मानवीय आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उसके साथ जो भी आप कृषि कर रहे हो, जो भी पैदावार हो रही है, जो भी फसल लगाई जा रही है, इन सब के बीच में सामंजस्य स्थापित होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। और इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में सेट कर लो। आ जाओ, बात समझ में आई। देखो भैया, अब जब बात करते हैं कि संपोषणीय कृषि जो है, सस्टेनेबल आपकी जो एग्रीकल्चर है, इसमें मिक्स्ड फार्मिंग करना बहुत जरूरी है। इसमें जो है हम क्या किसकी बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की, ठीक है, अंतरा फसलीकरण यानी कि इंटरक्रॉपिंग की, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की यानी कि संगठित कृषि की। अब बेसिकली ये सब होता क्या है, ध्यान से देखो। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, कौन से अपने देखो, मिश्रित खेती, पहला कौन सी हो गई, मिश्रित खेती। दूसरी कौन सी हो गई, तो भैया अंतरा फसलीकरण। तीसरा हो गया आपका संगठित कृषि, और चौथा जो है हमें फसल चक्र के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। आपने कहा ओके सर, बढ़ते हैं आगे। आइए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग या फिर संगठित कृषि जो है वो बेसिकली क्या होता है। तो भैया इस प्रणाली में कृषि के साथ साथ हमें पशुपालन, कुक्कुट पालन, जैसे बेसिकली हम लोग मुर्गी पालन कह सकते हैं, कुक्कुट बोले तो क्या, मुर्गी पालन, अरे बाबू, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जो है, इन सबको भी हम शामिल करते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसका फायदा क्या होता है, ध्यान से देखना। आप यदि पशुपालन करते हो, इसमें आपने गाय, भैंस, बकरी का पालन किया, साथ में आपने कहा कि नहीं हम मुर्गी का भी पालन करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। बात समझ में आई। तो आपने गाय, भैंस, बकरी का तो पालन किया ही किया, साथ में आपने मुर्गी का भी पालन कर लिया। अब इससे बेसिकली हुआ क्या, ध्यान से देखना कि इनका देखो, इनके जो भी अपशिष्ट आपको मिलेंगे उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से, बात समझ में आ रही है, खाद मिलेगा, गोबर मिलेगा, कितनी सारी चीजें मिलेंगी, तो उसको आप डाल सकते हो किसमें, तो भाई कृषि में डाल सकते हो। और आप हमेशा से जानते हो कि जो खाद होता है वो बहुत फायदेमंद होता है किसी भी कृषि के लिए। उर्वरक के कारण पैदावार क्षमता तो बढ़ जाती है, पर उर्वरक जो होता है उसकी यदि आप ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हो तो इससे जो भूमि है, जमीन है, वो खराब हो सकती है। बात समझ में आई। चलिए, साथ में हम बात करेंगे कि भैया फसल उत्पादन जो है उसमें उन्नति कैसे हो सकती है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब विभिन्न फसलों के लिए हमें जो है जलवायु संबंधी परिस्थितियों का, तापमान का और दीप्ति काल,
दीप्तिकाल मतलब किस समय पर ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, इन सब की आवश्यकता होगी। अब मान कर चलते हैं, ठीक है, हम रहते हैं भैया कहां पर, हम रहते हैं, मान लेते हैं हम भोपाल में, चलो हम भोपाल से बात कर रहे हैं, चलो भोपाल बोले तो क्या, मध्य प्रदेश की राजधानी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। चलो तो भोपाल में आप, और भोपाल में आपने कहा कि नहीं नहीं, अब हम जो है अंगूर लगाएंगे। अरे हम जो है सेब लगाएंगे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब आप बीज सब लेकर आए, आपने मिट्टी वगैरह सब कुछ तैयार कर दी। सवाल पैदा हुआ कि अंगूर और सेब लगा तो आपने लिया, पर जितनी पैदावार आप जानते थे, चाहते थे, उतनी हुई नहीं। सवाल पैदा होता है कि सर ऐसा क्यों हुआ, हमने तो सब कुछ सही किया था। अरे जलवायु भी तो मैटर करती है। जलवायु जो है वो, क्लाइमेट जो है वो भी तो मैटर करता है भैया, कि भोपाल का जो क्लाइमेट जलवायु है वो ठंडे प्रदेश जैसा नहीं है। बात समझ में आई? तो जो चीज शिमला में हो सकती है वो भोपाल में कैसे पैदा होगी, और यदि पैदा भी होगी तो इफेक्टिव तरीके से नहीं हो सकती। बात समझ में आई? तो जलवायु का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? बोलो यस सर। नोट करो, चलो जल्दी जल्दी नोट करते जाना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। अब हम बात करेंगे दो प्रकार के फसल के बारे में। तो भैया एक तरफ है हमारे पास खरीफ की फसल, एक तरफ है हमारे पास रबी की फसल। बात समझ में आई? खरीफ की फसल जो है वो कब, जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, मतलब जून जुलाई के आसपास। जून जुलाई में के आसपास जो है उसे हम उगाते हैं खरीफ में। बात समझ में आ रही है? और ये जून से अक्टूबर मास तक बेसिकली उगाई जाती है, बट जून जुलाई इसका बिल्कुल सही समय होता है। और इसमें कौन कौन आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। इसमें धान आता है, इसमें जो है सोयाबीन आता है, अरहर यानी कि तुअर आती है, मक्का यानी कि भुट्टा आता है। वही भुट्टा है जो बारिश के टाइम पे मस्त गर्मा गर्म सड़क किनारे खाने का, और चूल्हे पर या फिर जो कोयले हैं उस पर भूनकर खाने का अलग ही मजा है। राइट? बोलो यस सर। इसमें मूंग आती है, इसमें उड़द आती है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बेसिकली हमारे खरीफ की फसल में आती है। क्लियर है? साथ में यदि हम बात करते हैं रबी की फसल की, तो भैया ये शीत ऋतु में उगाई जाती है, जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती है। मतलब इसको जो है हम अक्टूबर, ठीक है जी, बोलो यस सर, और नवंबर, ये 2 माह ऐसे होते हैं जब इसको हम रोपण करते हैं। और इसमें कौन कौन आता है रबी की फसल में, तो आप यदि देखेंगे तो गेहूं आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, असली और अलसी, नॉट असली, अलसी आती है। बात समझ में आ रही? तो इसको हम कहते हैं रबी की फसल। पर यदि देखो, ये तो किसके हिसाब से हो गया, तो भाई ये तो जो नेचुरली हमें पानी मिलता है उसके हिसाब से हो गया। पर यदि आपके पास जल के साधन है, यदि आपके पास जल स्रोत अवेलेबल है, तो आप रबी में भी धान लगा सकते हो। बात समझ में आ रही? पर उसके लिए आपके पास पानी या सिंचाई का जो माध्यम है वो प्रॉपरली होना ही चाहिए। आपने कहा ओके गुरुजी, नोट किया जाए। चलो नोट कर लो, पक्का? चलो भैया आगे बढ़ेंगे। तो कृषि प्रणाली जो है उसके बेसिकली 3 प्रकार के चरण होते हैं, और ये एक आईएमपी टॉपिक है। ये कैसा है, तो आपने कहा सर ये एक आईएमपी टॉपिक है, क्योंकि यहां से पूछते हैं सवाल। कौन से 3 चरण है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप बीज का चयन करें। सबसे पहले जो है, क्योंकि बीज ही फसल में परिवर्तित होगी, तो सबसे पहले आप बीज का चयन करें। सबसे पहले बीज का चयन करें। अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली उनको पता है कि इंडिया में तो ऑलमोस्ट सभी को पता है ना कि भाई खेती कैसे होती है, फसल कैसे लगाई जाती है, ये सब बड़े कॉमन टॉपिक्स है। बात समझ में आई? तो इसमें मुश्किल आपको कुछ लग ही नहीं रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा हम तो भैया घर घर की कहानी खेल रहे हैं। हम जो है घर में जब फसलें लगाई जाती हैं, जब फसलों की तैयारी की जाती है, जब जो है बीज लगाया जाता है, उस समय पर जो सारे डिस्कशंस घर के अंदर होते हैं, किसानों में होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इन चीजों को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा, यदि हम आपके सिलेबस के हिसाब से देखें, तो ये चैप्टर आपका हलवा चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर का जो भी आपको सवाल आएगा उसके लिए बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, और यहां से आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़िया आ जाएंगे। चलो भैया, तो कृषि प्रणाली के 3 चरण हो गए। पहला है बीज का चुनना। दूसरा जो है वो है कि खेतों में जो भी उगी हुई फसल है उसकी सुरक्षा करना, और कटी हुई फसल को हानि से बचाना। भैया ये बहुत चैलेंजिंग काम है। बीज चुन लिया, लगा दिया, सब कुछ ठीक है। अब नील गाय की बात करो, बहुत सारे पक्षियों की बात करो, या स्पेशली बंदरों की बात करो, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। राइट? किसको? तो भाई ये जो फसल लगी हुई है उसको। दूसरा ये कि यदि खेत में बाउंड्री नहीं है और किसी दिन जो है
किसी की भेड़ बकरी या फिर जो गाय भैंस है वो घुस गई तो फसल पूरी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो ये बड़े चैलेंजिंग पार्ट है कि जो फसल है जब वो उगी हुई है और कटी हुई है उसको क्या करना, सुरक्षा। तो सुरक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें भी जो बंदर हैं, नीलगाय हैं और जो भी दूसरे हमारे पालतू या फिर जंगली जानवर हैं, इनका यदि आतंक ज्यादा रहेगा तो इससे जो है फसलों को बहुत नुकसान होने वाला रहता है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। तीसरा, जो भी फसल आपकी हो गई है, काटकर हो गई है, उसकी हमें क्या करना भैया, उचित देखभाल करना। बात समझ में आ रही है? जो भी फसल काट कर हो गई है उसका क्या करना, उचित देखभाल करना बहुत जरूरी है। उसका प्रॉपरली भंडारण करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? तो आप क्या करते जाना, देखो जितनी चीजें यहां पर दी हुई है, बात समझ में आई? बोलो यस सर। इसको वन बाय वन देखो। अब ये सब तो आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया। आपने कहा हाँ जी सर, सारे टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, कोई भी डाउट कहीं से भी आए तो आप पूछ लेना। ओके सर। तो ध्यान से देखिएगा जब हम कहते हैं कि फसल उत्पादन में सुधार की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी गतिविधियां होती है, तो ये सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ये कि फसल की जो किस्में हैं उसमें आपको सुधार करना बहुत जरूरी है। और मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, भाई जो जल है वो कैसा है, बात समझ में आ रही है? इन सब के हिसाब से हमें जो है फसल की जो किस्म है उसमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। जैसे मैं आपको एक बढ़िया वाली बात बताता हूं, जब आप बात करते हो चावल की यानी कि धान की, किससे निकलता है भाई चावल, तो धान से निकलता है। तो इसमें दो प्रकार का होता है, एक तो भैया पतला धान होता है, ठीक है, एक होता है मोटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब खेतों में हम दोनों प्रकार के धान लगाते हैं, चावल लगाते हैं, धान लगाते हैं, चावल तो उसके अंदर से मिलता है, राइट। तो देखो पतला धान जो है ये खाने में मजा आता है और ये महंगा है, पर इसकी पैदावार कम होती है। खाने में भी मजा आता है, महंगा भी है, बट इसकी पैदावार कम होती है। किसी जगह पर यदि मोटा धान जो है वो 10 किलो हो रहा है तो भैया ये 6 किलो ही होगा। बात समझ में आई? तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिसाइड करना है कि कौन सी किस्म का जो फसल है हम वो लगाने वाले हैं। नीचे देखो, आप ज्यादा पैदावार चाहोगे तो फिर मोटा धान, कम चाहोगे तो भाई पतला धान। बात समझ में आई? तो एक कंफ्यूजन किसान के दिमाग में हमेशा रहता है कि किस प्रकार का धान या फिर फसल जो है उसे लगाया जाए। आगे हम चलेंगे, हम फसल उत्पादन के प्रबंधन की भी बात करेंगे और फसल सुरक्षा प्रबंधन की भी हम बात करेंगे। जैसे कि हमें समय समय पर पानी जो है वो देते रहना है। पानी की मात्रा ना तो ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो फसल सड़ जाएगी, जैसे बाढ़ के समय पर होता है, ना तो कम होना चाहिए, नहीं तो सूखा पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और हमें फसल की सुरक्षा प्रबंधन की भी बात करनी है कि भैया जो खेत है जहां पर आपने किसी भी प्रकार की कोई फसल लगाई है उसके आसपास आप थोड़ी रेलिंग बनवा दीजिए, बाउंड्री बना दीजिए, उसको कवर कर दीजिए, ताकि नील गाय से बंदर को तो खैर कंट्रोल नहीं कर सकते आप, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ताकि नील गाय से और जो दूसरे जो चरवाए हैं, बात समझ में आ रही है, उनसे आप बचा सके। छोटी छोटी सी चीजें दिमाग के अंदर सेट रखना है। क्लियर? यस सर। चलो फसल की किस्मों में सुधार के लिए अपने को दो तरीके जो हैं वो बड़े कॉमन है। पहला ये कि संकरण विधि। अब जैसा कि आप जानते हो भैया आजकल ना, आप ध्यान से देखना, यदि आप सिर्फ सेब की बात करोगे तो कई प्रजाति मिलेगी, सिर्फ धान की बात करोगे कई प्रजाति मिलेगी। बात समझ में आ रही? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है संकरण विधि के कारण। और ये कैसी प्रक्रिया है? तो भैया ये एक प्रकार की जैव प्रक्रिया है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कक्षा 10वीं में जाना पड़ेगा। कक्षा 10वीं में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से संकरण विधि द्वारा आप जो फसल है उसकी किस्मों में सुधार कर सकते हो। जैसे जो है इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, अब एक तरफ जो है सामान्य गाय है, बात समझ में, और एक तरफ जो है वो गिर की गाय है। बोलो यस सर। तो एक तरफ तो भैया सामान्य गाय है और एक तरफ क्या है, तो आपने कहा एक तरफ जो है वो गिर की गाय है। चलो भैया अब ज्यादा क्वालिटेटिव दूध किसका होगा, तो इसकी क्वालिटी कैसी है, तो ज्यादा है। पोषक तत्व भी इसमें कैसे हैं, तो भाई ज्यादा है। तो संकरण का मतलब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि गिर जो है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, सामान्य गाय जो है उसका संकरण कराना पड़ेगा गिर के सांड के साथ। बात समझ में आई? जब ये संकरण कराओगे तो अब जो बात समझ में आ रही है, अब जो अगली गाय पैदा होगी, अगला जो बछड़ा पैदा होगा वो कैसा होगा भाई, संकर होगा। संकर बोले तो हाइब्रिड।
संकर बोले तो क्या, हाइब्रिड। तो अब ये जो गाय होगी इसकी उत्पादक क्षमता जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू व्हाट सामान्य गाय। तो ये जो अलग अलग प्रकार के ब्रीड हैं, प्रजाति, उनका आपस में जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं संकर। संकरण का बेस्ट एग्जांपल है कि आपने गधी लिया और घोड़ा लिया तो मिला आपको टट्टू यानी कि खच्चर, जो दिखता थोड़ा सा घोड़े जैसा है पर दिमाग उसका गधे जैसा रहता है। या फिर आपने गधा लिया और आपने घोड़ी ली, बात समझ में आई, और फिर संकरण से जो पैदा हुआ वो भी मिला आपको खच्चर यानी कि टट्टू, जो कि दिखता कैसा है, जैसा कि मैंने बताया घोड़े जैसा, पर दिमाग कैसा होता है, गधे जैसा। खच्चर यानी कि टट्टू संकरण का यदि आप पशुओं में बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल है। तो बात समझ में आ गई। तो सामान्य गाय जो है उसकी दूध की उत्पादन क्षमता उतनी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए जो है हमने गिर की जो गाय है उसका उपयोग किया। गिर की गाय नहीं, गिर के बेसिकली सांड का उपयोग किया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, सभी बच्चे ना मुझे सांड और बैल के बीच में डिफरेंस बताएंगे। बुल यानी कि सांड और ऑक्स यानी कि बैल के बीच में आप सभी मुझे क्या बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। सांड और बैल के बीच में क्या डिफरेंस होता है या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। चलिए भैया, तो सामान्य गाय का जब हमने गिर के सांड के साथ संकरण करवाया तो जो गाय मिली, अब भैया उसमें सामान्य गाय या जो भी बछड़ा मिला, ठीक है, वो और उसमें गिर का सांड, इन दोनों के गुणधर्म होंगे, इन दोनों के जीन होंगे, तो इसकी जो गुणधर्म होंगे वो सामान्य से तो अच्छे ही होंगे, इसकी उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे दुनिया में अफ्रीका के जो सांड होते हैं, बात समझ में आ रही है, उनका वीर्य जो है उसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा मापी जाती है। तो क्या होता है कि जब भी किसी को किसी देश को जो है अच्छी क्वालिटी की दूध उत्पादक गाय की जरूरत होती है तो क्या किया जाता है कि साउथ अफ्रीका से, सॉरी अफ्रीका जो अफ्रीकन जो बुल होता है उसका वीर्य मंगवा लिया जाता है और उसको संकरित करवा के एक नई प्रजाति जो है वो पैदा करवा दी जाती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो दो तरीके हैं, एक है संकरण विधि जिसका हमने डिस्कशन किया, दूसरा ये कि आप जो है ऐच्छिक गुणों वाला जीन डाल सकते हो। इससे क्या होगा, राइट? देखो ये मैंने गाय की टर्म्स में बताया, ऐसा फसलों के साथ भी हो सकता है। ऐसा जैसे गाय के साथ मैंने आपको बताया, ये समझाने के लिए गाय के साथ बताया गया, ऐसा फसलों के साथ भी हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इतनी दवाइयां, इतनी चीजें उपयोग करनी जाने लगी है कि पहले भैया जो सेब 7 दिन में खराब होता था, 7 दिन नहीं 3 दिन में खराब होता था, अब वो 10 दिन चल रहा है। अरे बाबा, मतलब हमने क्या किया, फसल की जो किस्में हैं इसमें सुधार कर दिया। ठीक बोलो यस सर। दूसरा पॉइंट, आइए संकरण विधि। दोनों ही पॉइंट्स को हम थोड़ा और डीप में देख लेते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधे में संकरण करवाया जाता है और यह संकरण अंतराकिस्मी मतलब कि डिफरेंट वेराइटीज को ध्यान में रखकर किया जाता है और इसके कारण क्या होता है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं, स्पीशीज मिलता है। और बात समझ में आ रही है? और जो अगली पीढ़ी के जो भी पौधे मिलते हैं, राइट, उनकी जो गुणवत्ता होती है फसल की वो कैसी होती है भाई, अच्छी होती है। क्लियर है कहानी? यस सर। बढ़ेंगे आगे, बोलो यस सर। दूसरा भाग, ऐच्छिक गुणों वाले जीन यदि आप डालते हैं तो इसके कारण 3 चीजें हो सकती है। पहला, ये प्रति एकड़ फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात कि हमें जो किस्में हैं वो कैसी मिलती है, उन्नत मिलती है। एक तो उत्पादन क्षमता बढ़ गई, बोलो यस सर। दूसरी बात, हमें किस्में कैसी मिलती है, तो भाई उन्नत मिलती है। और फसल उत्पाद की गुणवत्ता, इसका मतलब ये कि हर एक फसल में अलग अलग कैसी हो सकती है भाई, अलग अलग हो सकती है। जैसे यदि हम बात करें तो दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन यानी कि तिल में जो है इसके लड्डू, अरे मस्त लगते हैं यार, इस तिलहन के तेल में गुणवत्ता। और फल की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इन सबके संरक्षण में गुणवत्ता। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर वही सारी चीजें जैसे हम दैनिक जीवन में देखते हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए साथ में आप ध्यान से देखेंगे, बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जो होती तो बहुत अच्छी हैं पर उनमें अलग अलग प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो उन रोगों से बचाने के लिए भी यदि हम अच्छे वाले जीन डालेंगे तो स्ट्रांग वो फसलें होंगी और उनकी जैविक और प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कैसी होगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। जैसे हो सकता है कि कोई फसल ऐसी है जिसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, पर अच्छे जीन आपने जब डाल दिए तो वो कम पानी में भी उच्च गुणवत्ता का आपको जो है पैदावार प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी, चलो बढ़िया वाली कहानी, स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम यदि ये देखेंगे
कि यदि हम हाइब्रिड फसल लेते हैं तो उसका परिपक्वन काल जो है उसमें क्या होगा भैया, परिवर्तन होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात है। अब कभी कभी क्या होता है, समय बहुत सारा लगता है। अब यदि समय बहुत ज्यादा लगेगा, बात समझ में आ रही है, तो भाई समय ज्यादा लगेगा तो पैदावार देर से होगी। पैदावार जब देर से होगी, बात समझ में आई, तो रोकड़ा यानी कि पैसा जो है वो किसान के पास देर से आएगा। इसलिए क्या करना है कि भैया बहुत लंबे टाइम की जो चीज है, पैदावार है, उसको यदि कम समय में किसान ने परिवर्तित कर दिया तो इससे ये होगा राइट कि परिपक्वन काल कम हो जाएगा और पैदावार बढ़ जाएगी और जो है आर्थिक दृष्टि से पैसे उसको जल्दी मिल जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, इससे क्या होगा, ध्यान से देखना कि कटाई की जो प्रक्रिया होती है वो भी कैसी हो जाती है भाई, सरल हो जाती है और इससे फसल की जो हानि है वो कम हो जाती है। सोचो यदि कटाई सही तरीके से ना हो, यदि कटाई सही तरीके से ना हो तो फसल उत्पादन पे उसका पड़ता है असर। साथ में हम बात करेंगे बड़े व्यापक रूप पे अनुकूलता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होता है। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर रिसर्च इस पर चल रहा है कि थोड़ा गर्म ठंडा भी होगा तो भी पैदावार में सेब के कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अनुकूलता को भी ध्यान में रखकर हमें काम करना चाहिए। चलिए, ऐसी हम बात करेंगे कि ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, मतलब ये कि जब हम चारे वाले फसल की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम चारे वाले फसल की बात करते हैं तो चारे वाले फसल के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण होती हैं। चारे वाली फसल की जब भी हम बात करेंगे तो लंबी और सघन शाखाएं जो हैं वो कैसी होती हैं भैया, ऐच्छिक गुण होती हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है, राइट। और अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं। तो चारे वाली फसल जो है उसके लिए लंबी और सघन शाखाएं ऐच्छिक हैं। अनाज के लिए बौने पौधे जो हैं वो उपयुक्त हैं, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार हमें सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन करने में क्या होती है भैया, सहायक होती है। चलो बढ़िया पॉइंट है। इसके बाद हम बात करेंगे फसल उत्पादन प्रबंधन। चलो देखो, फसल उत्पादन प्रबंधन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, 3-4 चीजें हैं। तो एक तो है पोषक प्रबंधन, आपने कहा हाँ जी सर। एक तो है पोषक प्रबंधन, एक है सिंचाई और एक है फसल का पैटर्न। पोषक प्रबंधन है, सिंचाई है और एक है भैया फसल का पैटर्न। ध्यान से देखना। अब पोषक प्रबंधन ये है कि जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए, ऊर्जा के लिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ऐसे ही पोषक तत्वों की जरूरत किसको होती है, तो वे फसलों को होती है। अब उसमें वो कैसे मिलेगी, तो वो मिलेगी खाद्य से। खाद्य से बात समझ में, कैसे मिलेगी, तो उर्वरक से। तो खाद और उर्वरक दो ऐसी चीजें हैं जहां से फसलों को मिलता है पोषक तत्व। आपने देखा होगा कई बार कि हम जो गोबर की खाद डाल देते हैं भैया खेतों में, तो उससे पैदावार बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि खाद और उर्वरक में क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व कौन से होते हैं पौधों के लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर नाम आता है फास्फोरस का, नाइट्रोजन का। ये बड़े इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं किसी भी पौधे के लिए। ठीक है, नोट कर लो। चलो पक्का बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे पोषक प्रबंधन के बारे में। तो पौधों की वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा से मिलते हैं, पानी से मिलते हैं और मिट्टी से प्राप्त होते हैं। अगले साल हम जैव प्रक्रम पढ़ेंगे जिसमें हम जो है पौधों के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड हो चुके हैं। यदि 10वीं कक्षा में आपके सीनियर्स या बड़े भैया दीदी हैं तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से देखना, पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की जरूरत है। आपने कहा हाँ जी सर, कहां से मिलेगा, तो भैया हवा, पानी और मिट्टी से मिलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ जरूरी होते हैं, जो कि, या फिर आप ये कह लेंगे हवा से क्या मिल गया, कार्बन मिल गया। हवा जो है इससे कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिल गया और अन्य पोषक तत्व जो है वो मिट्टी से मिल गए, जिसमें आ गया नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। इस वाले को नोट करो, बढ़िया वाला टॉपिक है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बृहत पोषक क्या होता है। पोषक पदार्थों में से कुछ की मात्रा अधिक होती है, ठीक है,
इसलिए इन्हें हम बृहद पोषक कहते हैं। भाई जिनकी जरूरत ज्यादा होती है, जिनकी मात्रा ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं मैक्रो। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, मैक्रो यानी बहुत बड़ा, माइक्रो यानी बहुत छोटा। मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बृहद पोषक बोलेंगे। और जब आप बात करोगे कि बहुत छोटे लेवल पे, तो भैया इसको हम सूक्ष्म पोषक यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। क्लियर है कहानी? तो इन पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पाई जाती है किसी भी फसल के लिए। चलिए भैया, और इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रिया सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। और अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना कैसा हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। तो किससे मिलते हैं ये पोषक तत्व? खाद से और उर्वरक से। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, उसके तरफ भी हम चल रहे हैं। पहला डिफरेंस आप याद देख लीजिए कि भैया जो खाद है ये प्राकृतिक तरीके से होता है। जैसे हम बात करेंगे गोबर की, जैसे हम बात करेंगे जितने भी जैविक अपशिष्ट हैं उन सब की, तो ये हो गया आपका खाद। सवाल पैदा होता है कि सर उर्वरक का भी एक गर्मा गर्म शानदार वाला डेफिनेशन हो जाए, एग्जाम्पल हो जाए। तो भैया देखो, आपने डीएपी का नाम सुना होगा, आपने यूरिया का नाम सुना होगा, बात समझ में आ रही है? आपने कई बार देखा होगा कि फसलों में जो है किसान एक यहां पर ऐसा इतना बड़ा टैंक बांध लेते हैं, स्प्रेयर, और उसको स्प्रे करते हैं ऐसे पूरे खेत में, ऐसे ऐसे स्प्रे करते रहते हैं। उसके अंदर जो भी दवाइयां होती हैं, बात समझ में आ रही, जिन्हें हम लोग लेबोरेटरी या प्रयोगशालाओं में बनाते हैं, उसको पानी के साथ मिक्स करके डाल दिया जाता है पूरे आपके खेतों के ऊपर, पौधों के ऊपर। बात समझ में आई? तो इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। आपने कहा हाँ जी सर, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइए, हवा, पानी और मृदा से कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। हवा से है कार्बन, ठीक है, हवा से है कार्बन, पानी से है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और जब आप बात करेंगे मृदा की, तो भैया इसमें दोनों प्रकार की चीजें मिलती हैं, ठीक। वृहद पोषक में क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और यदि आप सूक्ष्म की बात करेंगे तो इसमें आयरन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, बोरॉन, जिंक, कॉपर, ठीक है, और क्लोरीन जैसे जो आपके तत्व हैं वो आपके सूक्ष्म पोषक में आ जाएंगे। सुनो, बढ़िया वाली बात बता रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस या फिर एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए, इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। पक्का बोलो यस सर। तो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल सी कहानी है। चलिए भैया, इसके बाद हम बात करने वाले हैं खाद यानी कि मैन्योर के बारे में। और मैन्योर क्या होता है, ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, जितने अपशिष्ट पदार्थ, जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन सबको हम खाद की श्रेणी में रखते हैं। तो मैं सीधे यहां पर लिख देता हूं, राइट, मैं सीधे यहां पर लिख देता हूं जैविक, मैं सीधे यहां पर लिख देता हूं जैविक अपशिष्ट पदार्थ। तो मैंने भैया सीधे यहां पर लिख दिया जैविक अपशिष्ट पदार्थ। बात समझ में आई? तो ये जो जैविक अपशिष्ट पदार्थ है, इसमें क्या क्या आ गया? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आ गया मल मूत्र, मल आ गया, मूत्र आ गया, बात समझ में आ रही है? उसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें और क्या आ गया? मल मूत्र के साथ साथ भैया सड़ी गली सब्जियां आ गई, सड़ी गली क्या आ गई? तो फल आ गए, सब्जी आ गई, बात समझ में आ रही है? जितनी भी चीजें हैं ये सब किस में आ जाएंगी? तो भैया ये आ जाएंगी खाद में। और अपना फेवरेट खाद कौन सा है? तो भैया फेवरेट खाद है गोबर। वो भी किसका? तो भैंस का। बात समझ में आ रही है? किसका? तो भैंस का। अब जब कई बार आपने सुना होगा स्कूल वगैरह में, आजकल तो कम बोलते हैं, पहले स्टूडेंट्स की बड़ी तारीफ की जाती थी और बोला जाता था कि भाई तेरे दिमाग के अंदर गोबर भरा हुआ है क्या? बात समझ में आई? तो वो मजाक के टर्म्स में तो अच्छा है, पर यदि हम लॉजिकली देखें तो जिसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, बात समझ में आ रही है, उसका दिमाग उतना ही ज्यादा उपजाऊ है। तो कभी कभी लोकोक्ति और मुहावरे जो है वो उल्टे पड़ जाते हैं। जिसके दिमाग में ज्यादा गोबर भरा हुआ है उतना ही उसका दिमाग कैसा होगा? उपजाऊ होगा। हाँ, भूसा यदि भरा है तो उसकी कहानी कुछ और है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो खाद क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, खाद जो है ये सारी चीजें होंगी और इसमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, और ये मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट और पेड़ पौधों के कचरों से बनाया जाता है। और इसके कौन से लाभ होते हैं नीचे लिखे हुए हैं, बड़े ही आसान है, कॉपी में नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। हरिओम। आपने नोट कर लिया, आपने कहा सर देखो इसका पहला लाभ यह है कि मिट्टी को
पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थों की भरपाई करते हैं कौन? खाद यानी कि मैन्योर। दूसरी बात, कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा जो है वो मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट भाग कि भाई ये पेड़ पौधों के लिए तो जानकारी मतलब लाभदायक है ही, ये प्रकृति के संतुलन के लिए और साफ सफाई के लिए और भी ज्यादा लाभदायक है। बात समझ में? क्योंकि यदि आप इसको ऐसे खुले में रखोगे तो भाई सीधी सी बात है, इससे निकलेंगी अलग अलग प्रकार की गैसें, जिसमें आ जाएगी आपकी मीथेन और हाइड्रोकार्बन जैसी बहुत सारी गैसें, जो कि बात समझ में आ रही है वातावरण को प्रदूषित करेंगे। तो यदि हमने इसको खेतों में डाल दिया तो खेतों का भी फायदा और वातावरण भी शुद्ध हो गया। मतलब कैसी बात हो गई? एकदम विन विन सिचुएशन हो गई, सोने पे सुहागा हो गया। इसके कारण जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें पानी को रखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। किसके कारण? तो भाई खाद के कारण। तो खाद के बहुत सारे फायदे होते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। हम बढ़ते हैं आगे, आइए। और क्या है? तो भैया चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की जितनी अधिक मात्रा होगी, राइट, उतना ध्यान से देखिएगा, पानी को अधिक मात्रा में जो पानी होता है उसको बाहर निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। चलो बहुत बढ़िया, बड़ा 2 in 1 फंक्शन है यार, कि जब आप बात करते हो रेतीली मृदा की तो पानी को रोकना है, और चिकनी मिट्टी यदि है तो ज्यादा पानी को बाहर निकालना है। चलो, इसके कारण उर्वरकों की अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और पर्यावरण का जो संरक्षण है उसमें क्या मिलता है? तो भाई सहयोग मिलता है। पर्यावरण का जो संरक्षण है उसको करने में हमें ज्यादा सहयोग मिलता है, क्योंकि खाद जो है वो मृदा के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। मेरे ख्याल से नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि ये मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उर्वरक जो है वो पेड़ पौधों की पैदावार तो बढ़ा देता है, बात समझ में आ रही है, पर उसके अंदर के बहुत सारे पोषक तत्व खत्म कर देता है और मृदा पे बहुत नुकसान डालता है यदि आप जरूरत से ज्यादा डालते हैं तो। यह मिट्टी में रहने वाले जीवों के लिए भोजन प्रदान करते हैं, और खाद बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और अलग अलग प्रकार के जैव प्रकार पदार्थ के उपयोग के आधार पर खाद्य को हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और अब जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहला तो है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट, और दूसरा है हरी खाद। बात समझ में? पहला है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट और दूसरा है हरी खाद। दोनों को हम समझ लेते हैं। क्लियर है कहानी वाले? यस सर, आओ। कंपोस्ट क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कृषि के, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे पशुधन हो गया, मलमूत्र हो गया, जिसमें गोबर भी आ गया, किसका? तो गाय का, और किसका? तो भैंसिया का। ठीक है जी। चलो, तो जिसमें पशुधन आ गया, मलमूत्र आ गया, गोबर आ गया, सब्जी के छिलके आ गए, कचरा आ गया। अरे एक बात सुनो, आप सबके गांव शहर में मार्केट लगता होगा, किसी के यहाँ सोमवार, किसी के यहाँ मंगलवार, किसी के यहाँ बुधवार। जब मार्केट खत्म हो जाता है तो आपने देखा होगा एक जगह पर सब्जी मंडी में, मार्केट मतलब सब्जी मार्केट की बात हो रही है, एक जगह पर सब्जी मंडी में पूरे सब्जियों को एकत्रित करके ऐसा ढेर बना दिया जाता है कूड़े का। उससे बना सकते हैं हम कंपोस्ट। बात समझ में आ रही? तो वही तो लिखा है कि सब्जियों के छिलके, कचरा, जितनी सारी चीजें हैं, जानवरों के द्वारा परित्याग किया गया चारा, घरेलू कचरा, सीवेज के कचरे, और जितनी ये सारी चीजें हैं, बात समझ में आ रही है, ये मिलती हैं, ये मिलकर क्या बनाती हैं? तो भैया ये कंपोस्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? तो ये कंपोस्ट बनाती हैं, और ये किसी फसल की पैदावार बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसको हम सामान्यतः उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? पर अब सवाल पैदा होता है कि सर वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, वर्मी के कारण बन रहा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब जानवर तथा पौधे के अपशिष्ट को केंचुए अपघटित करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, केंचुए क्या करते हैं? इसको अपघटित करते हैं, और केंचुए अपघटित करने के बाद फिर केंचुओं का गोबर बाहर निकलता है। बोलो यस सर। केंचुए ने इनको खा लिया और उसके बाद फिर केंचुए का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकला। बात समझ में आ रही है? तो इसके कारण क्या होता है कि अब जो कंपोस्ट बनेगा वो और भी ज्यादा कैसा होगा? इफेक्टिव होगा। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और केंचुए के उपयोग से निरस्तीकरण या अपघटन की प्रक्रिया कैसी हो जाती है भैया? शीघ्र हो जाती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। मतलब ये कि आपको यदि पैदावार और बढ़ानी है तो आप गोबर के साथ साथ केंचुए भी डाल दीजिए। जितने केंचुए होंगे उतना ज्यादा वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा। ठीक है? बोले यस सर, बढ़िया टॉपिक था सर। चलो
आ जाओ, इसके बाद हम बात करेंगे हरी खाद के बारे में। तो फसल उगाने से पहले खेतों में बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे कि पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा दिए जाते हैं और उसके बाद उन पर हल चलाकर खेतों की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, ये पौधे जो हैं वो बेसिकली हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। तो एक एक टॉपिक को आपके दिमाग के अंदर सेट किया जा रहा है, स्क्रीनशॉट साथ में आप लेते जाइएगा, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, वो हम टॉपिक वाइज और वन शॉट रिवीजन में करेंगे। मतलब किया हुआ है हमने, बात समझ में आएगी? बोलो यस सर। चलो, बढ़िया वाली कहानी, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले उर्वरक के बारे में। तो उर्वरक को हम बनाते हैं प्रयोगशाला में, बात खत्म। इसको हम कहां पर बनाएंगे? तो सही भैया, इसको हम बनाएंगे कहां पर? तो इसको हम बनाएंगे प्रयोगशाला में, यानी कि लैबोरेटरी में, यानी कि प्रयोगशाला में। तो उर्वरक जो है वो बनाई जाएगी कहां पर? तो भैया प्रयोगशाला में। ठीक है जी, चलो, क्या है डेफिनेशन? तो उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया पादप के लिए पोषक तत्व है, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, और इसके उपयोग से अच्छी तरीके से क्या होती है? वृद्धि होती है। बात समझ में आ रही है? इसके कारण जो पत्तियां हैं वो अच्छे से उग जाती हैं, जड़ें जो हैं वो ज्यादा फैल जाती हैं, तना जो है वो हेल्दी हो जाता है। बात समझ में आई? और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। पर बेसिकली होता क्या, ध्यान से देखना, ठीक है? अब स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है और हमने कहा कि भाई अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आई? अब लोग ये चाहते हैं कि नहीं भैया और ज्यादा जो है क्या हो जाए, उत्पादन हो जाए फसलों का। तो फिर वो जरूरत से ज्यादा जब उर्वरक डाल देते हैं, जब जरूरत से ज्यादा उर्वरक डाल दिया जाता है मृदा में, तो उससे क्या होता है कि मृदा, अब देखो भाई, कोई भी चीज अति से ज्यादा होगी तो उसका नुकसान होगा ही होगा। बोलो यस सर। तो जब जरूरत से ज्यादा उर्वरक डाल दिया जाता है, बात समझ में आ रही है? तो इसके कारण क्या होता है कि मिट्टी अब अच्छी होने की बजाय खराब होना शुरू हो जाती है। और ये उर्वरक यदि आप डालोगे तो पेड़ पौधों के माध्यम से होते हुए हमारे पेट में भी तो पहुंचेगा, ये हमारे पेट में भी तो पहुंचेगा, क्योंकि हम इन्हीं सारी चीजों को तो खा रहे हैं। तो इसके कारण फिर हमें बहुत नुकसान होने लगता है। बात समझ में आई? तो इसका जो है, ध्यान से देखिएगा, इसकी मात्रा जब कम है तो ये बहुत अच्छा है, जब इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है जी, बोलो यस सर। चलो, अब यदि आप उर्वरक और खाद की बात करें, बात समझ में आई, तो इसके कुछ एक फायदे भी हैं यदि आप सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं। तो पहला ये कि इसकी कम मात्रा की जरूरत पड़ती है। दूसरा, ये जल में आसानी से घुलनशील होते हैं, मतलब जल्दी इसको जो पौधे हैं वो क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसका भंडारण करना और परिवहन करना बहुत आसान है। तो यह प्राय किसी खास पोषक तत्व की पूर्ति करता है। तो अलग अलग तत्वों के लिए, अलग अलग प्रकार के पौधों के लिए, तत्वों के लिए नहीं, अलग अलग प्रकार के फसलों के लिए, पौधों के लिए हम अलग अलग प्रकार के उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डीएपी या यूरिया जैसे उर्वरक। ठीक है, नोट करो, पक्का? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। बढ़ेंगे आगे, पर ध्यान से देखिएगा, जब आप उर्वरक की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ एक सावधानियों के बारे में बात करना है। सारी सावधानियां और हानि यहां पर लिखी हुई है, एक बार अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे और मजा आएगा। तो अब ये कौन से पॉइंट्स हैं जिसको दिमाग के अंदर फिट रखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात ये कि उर्वरक जो है, क्योंकि भैया देखो है बेसिकली क्या, केमिकल ही तो है। बेसिकली क्या है? तो भाई केमिकल है, रसायन है। बात समझ में आ रही है? देखिए, रसायन बहुत ज्यादा उपयोग करना नुकसानदायक है, रसायन विज्ञान बहुत ज्यादा पढ़ना लाभदायक है। बात समझ में आ रही है? तो केमिस्ट्री या केमिकलों के बारे में जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, पर बहुत ज्यादा यदि उपयोग किया जाएगा तो ये मृदा के लिए, मिट्टी के लिए कैसा है, खतरनाक है। राइट, बोलो यस सर। तो ध्यान से देखिएगा कि उर्वरक की जो खुराक है उसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा, क्योंकि बहुत कम में भी अपना बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं। दूसरी बात ये, उचित समय पर उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद भी हमें जो है सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपने अधिक सिंचाई के कारण, बहुत ज्यादा सिंचाई आपने यदि कर दी, तो उर्वरक जो है वो पानी में पूरा बह जाएगा और पौधे उसका अवशोषण नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? और यदि वो उर्वरक किसी कहीं पर यदि, जहां पर, अब देखो उर्वरक जो है वो बहकर जाएगा कहां पर, तो पहले छोटी छोटी नालियों से होते हुए फिर नदी में चला जाएगा, और यदि वो नदी से किसी शहर को
पेयजल की आपूर्ति होती होगी और यदि वहां पर वो उर्वरक चला गया तो भाई वो नुकसानदायक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात ये, उर्वरक के कारण होता है जल प्रदूषण, जिसके बारे में भी हम बात करते हैं, सिंपल सी बात, क्योंकि है तो केमिकल। बात समझ में आई। तो इसके कारण होता है जल प्रदूषण। दूसरी बात यह कि उर्वरक का यदि आप सतत प्रयोग करते हो तो इससे जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसकी उर्वरक क्षमता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। उर्वरक बोले तो जैसे जिम जाने वाले बहुत सारा पाउडर वाउडर खाते हैं, बात समझ में आ रही, उससे बॉडी बंधी हुई तो दिखती है, बट अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पाउडर यूज करने से नुकसान होता है। बस ये ऐसा मान लो कि पेड़ पौधों के लिए जो उर्वरक है ये भी उस प्रकार के पाउडर का ही काम करता है। दूसरी बात ये, जब उर्वरक ज्यादा उपयोग करोगे और कार्बनिक पदार्थों की पुनः प्राप्ति या पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसके कारण जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं और भूमिगत जीव होते हैं, इनका जो जीवन चक्र है वो अवरुद्ध हो जाता है और वो मर भी सकते हैं। भाई बहुत खतरनाक यदि उर्वरक है तो उसके कारण जो सूक्ष्म जीव होंगे, बहुत सारे ऐसे जलीय जीव होंगे, राइट, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो मर भी सकते हैं या उनका जीवन चक्र जो है वो अवरुद्ध भी हो सकता है। क्लियर है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, ये टॉपिक हॉट टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? तो भैया ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, जो कार्बनिक खेती है, राइट, ये खेती करने की ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक या पीड़कनाशी, जिसमें रासायनिक उर्वरक जो पीड़कनाशी है, बात समझ में आई, फिर शाकनाशी है, मतलब जितने भी प्रकार की दवाइयां हैं, जितने भी प्रकार के केमिकल्स हैं उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए मृदा के या फिर पौधों की, जो आप ये कह सकते हो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जितने भी प्रकार की पद्धति हैं, जितने भी प्रकार के तरीके हैं, जितने भी प्रकार की दवाइयां हैं, राइट, इन सब का उपयोग इसमें बिल्कुल नहीं या फिर बहुत कम किया जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि कार्बनिक खेती। बात समझ में आ रही है? और इंटरेस्टिंग कहानी है कि भाई आप अब खेतों में जाकर देख थोड़ी रहे हो, शहरों में बहुत सारी ऐसी दुकानें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी कि कार्बनिक खेती करते हैं। तो अब देखो इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, मैं बताता हूं आपको। जो उर्वरक वाला टमाटर होगा ना, यदि वो 30 रुपए किलो का जाएगा ना, बात समझ में आ रही है, तो ऑर्गेनिक टमाटर जो होगा ना भैया, वो जो है वो आपका 50 रुपए किलो का जाएगा। तो ठीक है, ये फायदेमंद तो होता है, बात समझ में आ रही है, पर इसके कारण जो कॉस्ट है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? तो सही तरीका तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि कार्बनिक खेती ही है, पर क्योंकि इससे उत्पादन क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम इसमें रसायन का उपयोग नहीं करते हैं, उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसके कारण इसकी महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आई? चलो, सवाल पैदा होता है कि सर इस पद्धति में करते क्या है? तो हम खाद का उपयोग ज्यादा करते हैं, उर्वरक का उपयोग कम करते हैं, और इस पद्धति में हम जो है बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा कार्बनिक खाद होता है, जिसमें कृषि अपशिष्ट आ गया, जिसमें पुआल है जो कि बेसिकली आपको गेहूं और धान के बाद मिलेगा, साथ में यदि आप बात करेंगे तो भैया जो पशुधन है इसका पुनर्चक्रण करते हैं, इनके जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल का उपयोग करते हैं, जैविक उर्वरक जैसे कि आपका गोबर हो गया, मलमूत्र हो गए, जैव अपशिष्ट हो गए, इन सब का उपयोग किया जाता है। साथ में नीम और हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के लिए हम उपयोग करते हैं खाद्य संरक्षण में, संग्रहण में। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी दालें होती हैं, चने होती हैं, उसमें नीम की पत्ती डाल दी जाती है। बात समझ में आ रही है? इसके कारण क्या होता है, नीम की पत्ती डालने से, हल्दी जो है वो सब डालने से, हरड़ डालने से बेसिकली क्या होता है कि जो छोटे छोटे आपके बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो अंदर ही अंदर किसी फसल को भंडारण के समय पर खराब कर सकते हैं, राइट, उसको वो नहीं आने देती है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो यहां से सवाल आ सकता है, बिल्कुल आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। बढ़ेंगे आगे, और अब हम बात करने वाले हैं सिंचाई यानी कि इरिगेशन के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? बढ़िया टॉपिक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक बार नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। हरिया। चलिए, तो भैया सिंचाई के बारे में हम बात करने वाले हैं, और आप जानते हो कि सिंचाई या फिर जो जल है बेसिकली उसका कितना ज्यादा महत्व होता है जब हम बात करते हैं किसकी, कृषि की बात करते हैं। बात समझ में आ गई? तो भारत में अधिकांश खेती जो है वो किस पर आश्रित होती है, वर्षा पर आश्रित होती है। इसलिए जब ज्यादा बारिश हो जाती है,
तो भैया बाढ़ के कारण धरती जब जलमग्न हो जाती है तब भी नुकसान होता है, और कम बारिश यानी कि अतिवृष्टि जो है उसके कारण भी नुकसान होता है, और अल्पवृष्टि जो है उसके कारण भी नुकसान होता है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो ऐसी बात है कि जो सिंचाई है उस पर डिपेंड करती है हमारे फसल की उपज। समय पर यदि मानसून आ गया तो बहुत भी अच्छी बात है, पर यदि समय पर मानसून नहीं आया, थोड़ा जल्दी आ गया या फिर थोड़ा लेट यदि आया, तो इससे फसल की पैदावार पे क्या होता है? तो भैया असर पड़ता है। अब देखो, यदि भरपूर मात्रा में वर्षा हो रही है तो फिर ठीक है, पर यदि देखो मानसून भारत में हमेशा नहीं रहता। मानसून जो है वो कब से रहता है? तो भाई जून से रहता है। कब तक? 4 महीने मान लो मोटे मोटे तौर पे। जब ज्यादा बारिश होती है तो जून हो गया सॉरी, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया। तो जून से लेकर सितंबर, राइट, जून से लेकर सितंबर, जून से लेकर सितंबर जो है, राइट, इस समय तक बारिश कैसी होती है? तो भाई ज्यादा होती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो इस समय तक तो ठीक है, पर इसके आसपास यदि आपको जो है कोई फसल लगानी है तो उसके लिए फिर हमें जो है कुआं, नहरें, नदियां, तालाब, इन सब पे क्या रहना पड़ेगा? आश्रित रहना पड़ेगा। साथ में यदि हम बात करें तो हमें भूमिगत जल जो है उसका भी उपयोग करना पड़ेगा फसलों के लिए। क्लियर है? बोलो यस सर। चलो बढ़िया से नोट कर लो, है ना, और बढ़ेंगे आगे। आइए, जब बात कुएं की आती है तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ जो कुएं हैं वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? बात समझ में आई? तो कुएं जो है या भूमिगत जल बाहर निकालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो हम कि भैया खुदाई करके जो है कुआं बना ले, या फिर नलकूप बना ले, जिन्हें हम लोग जो है हैंडपंप भी कहते हैं। हम लोग जैसे हैंडपंप भी कहते हैं। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है, और इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल इट हैंडपंप। अब एक नया ट्रेंड चला है कि भैया बोर करो, क्योंकि हैंडपंप से ज्यादा गहरा गड्ढा आप किस में कर सकते हो? भाई बोर में कर सकते हो। बात समझ में आई? तो जितना आप बोर करोगे उतना आप जल जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। साथ में यदि हम बात करें नहरें, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम सिंचाई के लिए, ठीक है, जल ले सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, अब अच्छी बात यह कि हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, और जो नदी होती है उसे हम जीवन धारा भी कह सकते हैं, क्योंकि कृषि के यदि हम नजरिए से देखें, बात समझ में आ रही है, तो नदी अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मृदा भी लेकर आती है और अच्छा जल भी लेकर आती है। तो क्या होता है कि जब भी कहीं नदी किसी 2 पहाड़ के बीच में से बह रही होती है तो हम क्या करते हैं कि वहां पर एक डैम यानी कि बांध बना देते हैं, और उस बांध से हम जो है बहुत सारी नहर निकाल देते हैं, और ये नहर जो है ये दूर दूर तक जाकर अलग अलग शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है, और जब ये खेतों में जाती है तो वहां पर जल जो है उसकी बेसिकली हम कर सकते हैं आपूर्ति। क्लियर हो गई कहानी? बोलो यस, नोट कर लो। चलो, तो बढ़िया वाली ये बात है ना। आ जाओ, नदी जल उठाव प्रणाली, ये क्या है बेसिकली? ध्यान से देखिएगा। तो जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अर्थात अपर्याप्त हो जाता है। कुछ जगह पर भाई ऐसा है कि जलाशय जो है, जिसमें आपका बांध आ गया, जिसमें आपके बड़े वाले तालाब आ गए, जिसमें झील आ गई, वहां में कम पानी होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि नहरों का जो बहाव है वो अनियमित हो जाता है और अपर्याप्त हो जाता है, जिसके कारण वहां पर जल उठाव प्रणाली जो है वो अधिक उपयोगी होती है। सवाल पैदा होता है कि इसके लिए क्या करना होता है? तो सीधी बात यह कि भैया नदियों के किनारे स्थित जितने भी खेत होते हैं वहां सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी को निकाल लिया जाता है, बजाय कि हम किसी नहर का इंतजार करें। क्लियर है कहानी? तो इस प्रणाली को हम कहते हैं नदी जल उठाव प्रणाली। और साथ में यदि हम बात करें तो छोटे जो जलाशय होते हैं जिसको ग्राम पंचायत या फिर जो है नगर पंचायत अपने लेवल पर बनाती है पानी को संग्रह करने के लिए, उसको हम कहते हैं बेसिकली पोखर या फिर तालाब। क्लियर? तो इससे भी हम उपयोग कर सकते हैं टेम्परेरी रूप में, किस चीज के लिए? जल के लिए। अब यदि बड़ा तालाब है, गहरा तालाब है, तो बहुत ज्यादा पानी उसके अंदर स्टोर होगा। छोटा तालाब है, बात समझ में आई, ताल जैसा छोटा तालाब यदि है तो फिर उसमें कम पानी स्टोर होगा। जैसे हमारे भोपाल का ध्यान से देखिएगा, भोपाल का जब हम भोजताल की बात करेंगे, जिसे हम लोग बड़ी झील भी कहते हैं, राइट? तो कहने को तो ये बड़ी झील है, पर अपने आप में ये छोटा समंदर है, इसमें बहुत सारा पानी आता है और उसका नाम क्या दिया गया? बड़ा तालाब। बात समझ में आ रही है? तो जैसे सामान्यतः तालाब होते हैं ना, वैसे कम से कम सैकड़ों तालाब इसके अंदर आ जाएंगे और इसको हम क्या कहते हैं? या तो बड़ी झील या फिर बड़ा तालाब।
यहां पर घूमने का अपना अलग लेवल का मजा है। बात समझ में आ रही है? यहां पर मत्स्य पालन भी होता है, यहां से जो है सिंचाई भी की जाती है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी इसके किसी भी बने हुए डैम से प्रोवाइड या जो प्रोड्यूस है वो नहीं की जाती, जनरेट नहीं की जाती। पक्का बोलो यस सर। चलिए और क्या कर सकते हैं भाई, कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए हम कौन सी विधियां अपना सकते हैं? तो एक तरीका यह है कि हम वर्षा के पानी का संग्रहण कर दें। एक तरीका यह है कि जो वर्षा का पानी है राइट, उसको हम संग्रहण कर दें, जिसको हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके ऊपर निबंध भी लिखा जाता है, लिखने के लिए आता है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं भैया, देखो वर्षा का जो पानी है, इतना सारा साफ पानी जो है वो बहकर सीधे समुद्र में चला जाता है नदियों के साथ। तो अपने को क्या करना है, उस पानी को स्टोर करने का जुगाड़ लगाना है। कैसे लगाओगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है, वो जो पानी है उसको कुआं, ठीक है, उसको नल, ठीक है, उसको जो है हमारी बोर होती है उसमें आप डालने की कोशिश करें। अब जितने भी शहर में भाई, शहर में जो लोगों के पास क्या होती है, बोर होती है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने छत को पूरा साफ करवा लें और उस पर जितना भी पानी गिरता है उसको आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक से जो है कहां पर भेज दें, जिस पोर से आप पानी निकालते हो उसी में भेज दें। तो इससे क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और भूमिगत जल की मात्रा यदि बढ़ जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा, देखो वन हरे भरे रहेंगे, बोर और नलकूप और कुओं में जो है पर्याप्त मात्रा में पानी रहेगा और सूखा पड़ने की स्थिति में ये बहुत लाभदायक हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि हमें जो जल विभाजन है उसका उचित प्रबंधन करना चाहिए, हमें जो है वाटर शेड मैनेजमेंट करना चाहिए और इसके लिए हमें बहुत छोटे छोटे चेक डैम या फिर छोटे बांध बनाने चाहिए, जिससे कि भूमि के नीचे का जल स्तर क्या हो जाए, बढ़ जाए। देखो भैया बड़ी सिंपल सी चीज है, साइंस जो मिट्टी है ना उसकी अपनी अलग लेवल की साइंस है। बात समझ में आ रही है? अलग लेवल का उसका विज्ञान है। तो मिट्टी क्या करती है, जितना आप चेक डैम बनाओगे, जितने छोटे छोटे आप बांध बनाओगे, बात समझ में आ रही है, उतना पानी रिसकर जो है वो किसके अंदर जाता जाएगा, वही मिट्टी के अंदर जाता जाएगा। तो इससे भूमिगत जल भी बढ़ेगा और जितने पेड़ पौधे जो हैं वो उसके आसपास उगेंगे। तो इससे ये होगा कि मृदा का जो अपर्दन होता है, बात समझ में आ रही है, उसमें भी क्या आ जाएगी, तो वही कमी आ जाएगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। खत्म, खेल नोट कर लो, चलो पक्का। चलिए और आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं कि भैया फसल पैटर्न जो है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, एक तो भैया मिक्स्ड क्रॉपिंग है, एक है आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरी जो है वो है अंतरा फसलीकरण यानी कि इंटर क्रॉपिंग। एक है मिक्स्ड, दूसरी है इंटर और तीसरी जो है वो है क्रॉप रोटेशन, मतलब फसल चक्र। कि एक साल आपने किसी मृदा में एक प्रकार की, मान लेते हैं कि एक साल आपने गन्ना लगाया, दूसरी तरफ आप धान लगा दीजिए, फिर तीसरे साल आप गन्ना लगा लीजिए, या दो साल के अंतराल में लगाइए। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि जो मृदा है हम उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाते हैं और उसकी लाइफ भी बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम काउंट करते हैं किसमें, फसल पैटर्न में। कॉपी में नोट किया जाए कौन सी चीजें अंदर होती है वो हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मिश्रित फसल यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक फसल, बहुत ध्यान से देखिए, 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ एक ही खेत में उगाना है। अब कई बार ऐसा होता है कि मिश्रित फसल की जब बात होती है तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक ऐसे 3 खेत हैं अपने पास, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो एक में चना लगा देते हैं सर, एक में गेहूं लगा देते हैं सर, और एक में जो है अरहर लगा देते हैं, जैसे हम लोग तुअर भी कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये मिक्स्ड नहीं है, ये मिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है, एक ही खेत में जो है लगाना है। और मिश्रित फसल के कुछ एक उदाहरण क्या हो सकते हैं, या तो आप गेहूं के साथ चना लगा दो, गेहूं के साथ सरसों लगा दो, या मूंगफली के साथ सूरजमुखी लगा दो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलेंगे, मतलब कि ये मिश्रित फसल हो जाएगी। पहली बात ये कि जब आप इसको लगाते हो तो इसका फायदा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अनिश्चित मानसून के कारण फसल के पूर्णतः नष्ट होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। एक फसल के नष्ट हो जाने पर भी दूसरी फसल की उत्पादन की जो आशा है वो बनी रहती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से देखो, आपने लगाया गेहूं और चना, अब दोनों को पानी जो है वो अलग अलग मात्रा में लगता है। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो गेहूं को ज्यादा पानी ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि यदि पानी बहुत ज्यादा हो गया तो एक फसल बच जाएगी, पानी बहुत कम गिरा तो भी एक फसल बच जाएगी। तो आप जब मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे तो उससे फायदा किसको होगा, भाई किसान को होगा। मतलब ये कि ये उस सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा है कि कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए,
बात समझ में आ रही है? समय कैसा भी हो सकता है भाई, बारिश ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने को जो है मिश्रित फसल यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। और क्या फायदे हैं? तो किसान एक साथ अनाज, दालें और सब्जियां और चारे प्राप्त कर अपने परिवार या कृषि फॉर्म की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। चलो इसको भी समझ लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं भाई किसी के पास कम जमीन है, किसी के पास कम जमीन है और जल स्रोत भी नहीं है। अब जब जल का साधन नहीं है और जमीन यदि कम है और वो एक ही फसल लगाएगा तो बाकी की चीजें उसे नहीं मिल पाएंगी। पर यदि वो एक साथ अनाज लगाता है, दाल लगाता है, सब्जियां लगाता है, चारे का प्रबंधन करता है, तो इससे फायदा ये होगा, ध्यान से देखिएगा, कि कम जमीन में भी वो हर चीज को थोड़ा थोड़ा उगा सकता है, जिससे उसको क्या मिल जाएगा? फायदा मिल जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, नोट किया जाए। और दो फसलों को एक साथ उगाने पर खेतों की जो उर्वरकता होती है वो कैसी होती है? बढ़ती है। तीसरी बात ये कि जो पेस्ट होते हैं, राइट, पीड़क जो होते हैं, जितने भी खरपतवार होते हैं, पीड़क होते हैं, पेस्ट होते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, इनसे जो संक्रमण होता है इसका खतरा कैसा हो जाता है भाई? कम हो जाता है। इनसे जो संक्रमण है उसका खतरा कैसा हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। और एक फसल दूसरी फसल के लिए पूरक प्रभाव देती है, जिसके कारण दोनों फसलों का उत्पादन जो है वो कैसा होता है भाई? अधिक होता है। और बेस्ट कॉम्बिनेशन किसका है? गेहूं और चने का। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इसको अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे और हम बढ़ेंगे आगे। अब हम बात करने वाले हैं अंतरा फसलीकरण के बारे में, इंटरक्रॉपिंग के बारे में। एक बार अपने से आप ट्राई करेंगे, फिर अपन डिस्कस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करो। अब ये एक प्रकार की एकदम प्रो लेवल टेक्निक है जिसमें जो है हम ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन कर सकते हैं। अब इस विधि में करते क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दो या दो से अधिक फसल जो होती है उनको हम एक साथ एक ही खेत में लगाते हैं। दो या दो से ज्यादा प्रकार की जो फसलें होती हैं, राइट, उसको हम एक साथ लगाते हैं, एक ही खेत में लगाते हैं और एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न में लगाते हैं। जैसे कि कुछ पंक्तियों में जो है एक प्रकार की फसल लगा दी, ठीक है, और उनके एकांतर में दूसरे प्रकार की फसल लगा दी। समझ लेते हैं इस कहानी को, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा भाई यार देखो, ये हमने जो है क्यारियों के रूप में बनाई, हमने पहली पंक्ति बनाई, आपने कहा ओके सर। फिर हमने जो है उसके पड़ोस में दूसरी पंक्ति बना दी, चलो भैया ये दूसरी पंक्ति बना दी, चलो ये दूसरी पंक्ति बना दी, चलो ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा, इसके पड़ोस में हमने जो है एक तीसरी पंक्ति बना दी, ये लो ये तीसरी पंक्ति बना दी, और शायद किसी देश का ये झंडा भी बन गया। चलिए, अब तीनों पंक्तियों में हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार की फसल लगा सकते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो ध्यान से देखना, ऐसी जो ये जो पैटर्न होगा, इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे अंतरा फसलीकरण यानी कि इंटरक्रॉपिंग। इंटर का मतलब क्या होगा? एक दूसरे के बीच में। ठीक है, अब जैसे कि यदि हम बात करते हैं भाई सोयाबीन, मक्का और बाजरा, मक्का बाजरा या फिर लोबिया यदि आप ले लो, तो 1 बाय 1 इसमें एक लगा दो, दूसरा, तीसरा, और फिर से इस वाले पैटर्न को आप क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। और हम यहां पर फसल का चुनाव इस प्रकार से करते हैं कि उनकी जो पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं, राइट, वो भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिक से अधिक क्या हो सके? उपयोग हो सके। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बढ़िया से इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब इससे लाभ क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक होते हैं, उनका अधिक से अधिक क्या हो पाता है? उपयोग हो पाता है। दूसरा, इस विधि द्वारा जितने भी पेस्ट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, जो कि बेसिकली किसी फसल को बर्बाद कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, तो इस विधि द्वारा जितने भी पीड़क होते हैं, पेस्ट होते हैं, राइट, और जो भी रोग होते हैं, वो एक प्रकार की फसल के सभी पौधे जो होते हैं उनमें फैलने से रोका जा सकता है। बात समझ में आ रही? तो अब ध्यान से देखो भाई, 3 प्रकार की फसल हमने यहां लगा दी। ठीक है, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। आपने कहा ओके सर। अब हम मान कर देखो, चौथे नंबर पे फिर से यही वाली फसल आप लगा दोगे, चौथे नंबर पे फिर से यही लगा दोगे। तो यदि इसमें कोई परेशानी है, इसमें कोई बीमारी है, कोई कीट पतंगा यदि है, तो वो यहां नहीं पहुंचेगा ना। वो यहां क्यों नहीं पहुंचेगा भाई? बीच में दूसरे प्रकार की फसल आ गई है, तो वो यहां तक नहीं पहुंचेगा। तो ये बहुत स्मार्ट तरीका है फसलों को लगाने का और उत्पादन क्षमता जो है इसको बढ़ाने का। आपने कहा वाह सर, ये तो बढ़िया वाला तरीका है, इसको दिमाग के अंदर अपन फिट कर लेते हैं। ठीक है, तो दो, कम से कम 2 या 2 से 3, 3 से 4 प्रकार की जो फसल होती है उनको एक साथ लगाया जाता है। पर कैसे? श्रेणी क्रम में। ऊपर लगा दिया आपने पहली फसल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर रिपीट किया पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से आप जो है फसल लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे।
अब यदि हम ये देखें कि पौधे जो होते हैं उस पर कीट पीड़क, यानी कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, जितने भी कीट पतंगे होते हैं छोटे छोटे, राइट, वो 3 प्रकार से क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो मूल तना होता है और पत्तियां होती हैं उसको काट देते हैं। बहुत सारे ऐसे जो कीड़े होते हैं वो मूल तना और पत्तियों को ही काट देते हैं। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि अब बेसिकली जब आप बात कर रहे हो फसल के बारे में तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम पादपों की बात कर रहे हैं। और जो पादप है वो भोजन है ना सबके लिए, हम सब लोग जो हैं वो पादपों पर डिपेंडेंट है भोजन के लिए। दूसरी बात ये पौधे के अलग अलग भागों से कोशिकीय रस जो है वो चूस लेते हैं, इसीलिए बहुत सारे जो फल होते हैं, बहुत सारी जो चीजें होती हैं, बहुत सारी जो फसलें होती हैं बात समझ में आ रही है, वो कैसी हो जाती है, तो भैया वो खराब भी हो जाती है और फल जो है उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। यह तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं और इस प्रकार से ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन कैसा हो जाता है, तो कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा मटर में, चने में इल्लियां पनप जाती हैं, राइट। यदि हम बात करें कि इसकी बैगन यानी कि भट्टे की यदि हम बात करें, या फिर यदि हम बात करें कि इसकी तो भाई टमाटर की बात करें और भी शिमला मिर्ची की यदि हम बात करें, तो इनके अंदर भी कीट पतंगे या फिर जो है आपकी इल्लियां पैदा हो जाती हैं। तो ये सब फसल का क्या कर देती है, नुकसान कर देती है। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिससे जो फसल होती है, राइट, उस पर जो पेस्ट होते हैं, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी कीट होते हैं, भृंगुर होते हैं, वो क्या करते हैं, तो अटैक करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अनाज के भंडारण की प्रक्रिया में अनाज की हानि को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ध्यान से देखिएगा जब आप बात करते हो भंडारण की, ठीक है, ध्यान से देखना, भंडारण एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। चलो फसल तो आपकी हो गई, बढ़िया, आपने फसल काट ली, गोदाम में जमा कर लिया, पर अब बहुत दिक्कत शुरू होती है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप सोच कर देखो, यदि एक गोदाम में बहुत सारे आलू रखे हुए हैं, एक गोदाम में बहुत सारे यदि आलू रखे हुए हैं, बात समझ में आ रही है, और यदि उन्हें प्रॉपर, देखो तापमान ज्यादा मिलेगा तो भी खराब हो जाएंगे, कम मिलेगा तो भी खराब हो जाएंगे, नमी यदि बहुत ज्यादा हो जाएगी, बात समझ में आ रही, तो भी उनके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो भंडारण जो है वो बहुत एक चैलेंजिंग काम है। फसलों का भंडारण जो है बेटा जी वो बहुत ज्यादा कैसा काम है, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है। क्योंकि ध्यान से देखना क्या क्या हो सकता है, तो भाई एक तो जैविक कारक है, मतलब बहुत सारे जो कीट है, कृतंग है, कवक है, चिंचड़ी है और जीवाणु है, ये जैसे ही देखते हैं कि भैया अनाज का बहुत सारा भंडारण हुआ है, ये उस पर हमला कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो चावल है उस पर घुन लग जाती है, बात समझ में आ रही है, जो दाल है, गेहूं है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, जो प्याज है, जो आपका आलू है, आलू में तो खैर कोई कीड़ा नहीं लगता, पर वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये सब दिक्कत है किसके साथ में, भंडारण के साथ में। फिर आप फूलों की बात करें, आप फलों की बात करें, आप किसी भी प्रकार के अनाज की बात करें, तो एक दिक्कत वाली बात तो है। दूसरा जो कारण है वो अजैविक है, जिसमें भंडारण के स्थान पर यदि उपयुक्त नमी और तापमान का अभाव होगा, अनाज में उपयुक्त नमी, ठीक है, कितनी, तो 14% या उससे कम भार के अनुसार यदि होगी, तो उस कंडीशन में भी दिक्कत है और वो जो फसल है वो कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। दूसरी बात ये, इसका एक आर्थिक कारक भी है, क्योंकि आप यदि किसी फसल को, अनाज को आप यदि भंडारित करना चाहोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए भाई, बहुत बड़े बड़े गोदाम चाहिए, और गोदाम बनाने में क्या लगता है, तो भाई सीधी सी बात है, उसकी कुछ ना कुछ कीमत होती है, और कीमत यदि होती है मतलब बहुत सारा अपने को चाहिए पैसा। बात समझ में आ रही है। तो आर्थिक रूप से भी एक चैलेंजिंग पार्ट है जब हम भंडारण की बात करते हैं, तो भैया आर्थिक रूप से बहुत ध्यान से देखिएगा, आर्थिक रूप से बहुत चैलेंजिंग है किसी भी प्रकार के अनाज का क्या कर पाना, भंडारण कर पाना। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, नोट कर लो, चलो ठीक, पक्का, चल और आगे बढ़ेंगे। भंडारण के पूर्व नियंत्रण तथा निरोधक विधियां कौन सी हो सकती है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, भंडारण करने से पहले जो भी उत्पाद है, जो भी फसल है, जो भी अनाज है, ठीक, भंडारण करने से पहले उत्पाद है, फसल है, अनाज है, उसकी अच्छे तरीके से आप सफाई कर लीजिए, क्योंकि यदि आप उसकी अच्छे तरीके से सफाई करेंगे तो हो सकता है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव लगे रहे होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, उसके अंदर कीटनाशक जो है आ गए होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इन सब के लिए अपने को उसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। दूसरा, इसे अच्छी तरीके से सुखाइए, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में, उसके बाद इसको आप भंडारित कीजिए, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा नमी इसमें हो गई तो फिर इसमें दूसरे कीड़े जैसे कि घुन जैसी चीजें फिर लग जाएंगी। बात समझ में आ रही। और तीसरा जो है, हमें धूमक का उपयोग करना चाहिए,
ताकि जो कीड़क है वो कैसे हो जाए भाई, मर जाए। आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे कीड़े इल्लियां जो हैं वो फसलों में, अनाज में जो है वो पैदा हो जाते हैं समय के साथ साथ। क्लियर है? कई बार तो दिमाग यही सोच सोच के परेशान हो जाता है कि भाई एक बात बताओ, गेहूं चावल और आटे के अंदर ये घुन कहां से पैदा हो जाता है? क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो भंडारण एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। कुछ ऐसी विधियां हैं जिससे आप भंडारण को इफेक्टिव बना सकते हो। चलिए अब इस चैप्टर का सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जहां पर हम बात करेंगे पशुपालन की। और पशुपालन में हम बात करेंगे किस किस के पशुपालन की। बहुत ध्यान से देखिएगा, बढ़िया वाली कहानी। तो हम बात करने वाले हैं पहले नंबर पे गाय। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पशुधन है। फिर हम बात करेंगे भैंस। फिर यदि हम बात करेंगे तो भाई बकरी। ठीक है, हम बात करेंगे तो भाई भेड़। चलो एक कैटेगरी तो ये आ गई, इसमें ऊंट भी ऐड कर लेना आप। ठीक है, ऊंट भी एक प्रकार का जो है पशु पालन में काम आने वाला पालतू पशु है। चलिए साथ में यदि हम बात करेंगे तो भैया हमें जो है मुर्गी पालन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुर्गी पालन जो है इससे हमें दो चीजें मिलती हैं। पहला भोजन मिलता है, बात समझ में आ रही है, और भोजन ही मिलता है और तो कुछ नहीं मिलता। भोजन मिलता है और इसका जो अपशिष्ट होता है उसको हम खेतों में खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात यदि हम देखेंगे तो हमें मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के बारे में बात करनी है। हमें जो है मत्स्य पालन या फिर मछली पालन के बारे में बात करनी है, क्योंकि यहां से हमें दो चीजें मिलेंगी, भोजन में मिलेगा और मछलियों को उपयोग करते हैं हम अलग अलग प्रकार की प्रोटीन युक्त दवाइयों को बनाने में। ठीक है, और चौथे नंबर पे हम बात करने वाले हैं मधु यानी कि शहद और उसको बनाने वाली मक्खी यानी कि मधुमक्खी के बारे में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो ये चार ऐसी चीजें हैं जिसको हमने पशुपालन कैटेगरी में रखा हुआ है। इसमें हम रेशम को भी रख सकते हैं, तो उसको भी मैं लिख देता हूं। नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए भैया रेशम के साथ, तो ये भी जो है पशुपालन कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, चलो तो कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? ध्यान से देखिएगा। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहा जाता है। और हम इसको पशुधन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया ये हमारे लिए एक प्रकार का संसाधन है। जैसे यदि आप बात करें तो इनमें सबसे भयंकर वाला संसाधन क्या है? तो भाई दूध। सबसे भयंकर वाला जो संसाधन है वो क्या है? तो भाई दूध है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि जितना दूध उतना पैसा, और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला बहुत महत्वपूर्ण भाग है आपका क्या उत्पाद है? भाई दूध। बात समझ में आई? इसलिए हम इसको कहते हैं पशुधन, क्योंकि इन सब से अपने को क्या मिलता है? ध्यान से देखिए, अलग अलग प्रकार के दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले संसाधन जिसको हम लोग करते हैं उपयोग, है ना। चलो तो पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहा जाता है। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य आते हैं, जैसे भोजन देना, प्रजनन करवाना और रोगों पर नियंत्रण करना। मतलब पशुओं की देखरेख से लेकर उनसे मिलने वाले उत्पाद, उनमें जनन और उनके रोगों पर नियंत्रण जैसी चीजें किसका भाग है? तो भाई पशुपालन का भाग है। दूसरी बात ये, पशुधन उत्पाद बढ़ाने के लिए उसमें सुधार करने की हमें आवश्यकता है, ताकि जो है, क्योंकि जैसे ही पहले हमने जब ये आज क्लास स्टार्ट की थी तो हमने ये देखा था कि भैया जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब ये कि हमें बहुत ज्यादा खाद्यान्न जो चीजें होती हैं उसकी जरूरत है, और पशुधन भी उसमें आता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें पशुधन के उत्पाद में वृद्धि करने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह कि जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से बढ़ रही है, इसलिए हमें ज्यादा पशुधन चाहिए। रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडा, दूध और मांस की जो खपत है वो बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है। इन सब की जो है खपत बढ़ रही है। अब भाई पहले देखो, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है पहले शाकाहारी लोग थोड़े से ज्यादा हुआ करते थे। अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे लोग सर्वाहारी होते जा रहे हैं, मांसाहारी होते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब आप सोचो कि आज से 15 साल पहले बिरयानी जो शब्द हुआ करता था, सभी जगह पर बिरयानी जैसा कुछ होता नहीं था। बात समझ में आ रही है? सब जगह पर अभी आप यदि किसी शहर में जाएंगे तो 40% दुकानें जो होती हैं वो आपकी किस चीज की होती हैं? तो भैया मांसाहारी दुकानें होती हैं। ठीक है, आप थोड़ा साउथ में जाएंगे तो और भी ज्यादा होंगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये चीजों की खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें मुख्य रूप से क्या आता है? भाई दूध आता है, इसमें मांस है, इसमें अंडे हैं। इन सब की खपत जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में फिट कर लो। पशुपालन के उद्देश्य क्या क्या है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला तो है भैया दूध का उत्पादन। ठीक है, और दूध का यदि आपने उत्पादन किया तो इससे ऑटोमेटिकली और भी दूसरी चीजें जो है उसको आप उत्पादित कर सकते हो। जैसे इससे आप घी बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, दही बना सकते हो, और उसके बाद उस दही से आप लस्सी भी बना सकते हो। बात समझ में आई? यस, पनीर बना सकते हो।
और कार्य क्या क्या होगा तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम जो है इसको उपयोग कर सकते हैं हल चलाने में, जैसे गधे होते हैं, बैल होते हैं, इनसे बोझा ढोने में, और सिंचाई में भी हम उपयोग कर सकते हैं किसका, पशुओं का। दूसरा ये कि यदि हम बात करें दुधारू पशुओं की, तो भैया ध्यान से देखिएगा, दूध देने वाली मादा पशुएं जितनी भी होती हैं, जिसमें गाय है, जिसमें भैंस है, जिसमें ऊंट है, बकरी है, इन सब की भी हमें जरूरत है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। साथ में यदि हम बात करेंगे तो भैया गाय की अलग अलग प्रकार की नस्ल होती है, और यदि इनमें हम संकरण करवाते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था कि गिर की गाय जो है उनका दूध बड़ा क्वालिटी वाइज माना जाता है। इसी तरीके से यदि हम भैंस की बात करें तो मुर्हा भैंस और भी बहुत सारी भैंसों के नाम आपने सुने होंगे, राइट। तो उनका जो दूध होता है उसमें पोषक तत्व काफी पाए जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि हम संकरण करवाते हैं तो उससे लाभ क्या क्या मिलेगा। तो पहला तो ये कि भैया देखो, ज्यादा दूध मिलेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कैसी होगी, तो वो बढ़ जाएगी। आपने कहा वाह सर, बहुत बढ़िया। मतलब इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बहुत नया है, सब कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम कुछ ना कुछ पहले से जानते हैं। आपने कहा ओके गुरुजी, नोट कर लिया जाए, ठीक है। चलो ठीक, चलिए और आगे बढ़ेंगे। हम यदि बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो गाय की जो देसी वाली नस्लें हैं वो कौन सी हैं, तो देखो इसमें कौन सी आती है, तो भाई रेड सिंधी आती है। इसमें साहिवाल जो है वो बिल्कुल फेमस है। साहिवाल गाय जो होती हैं इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वैसे यदि विदेशी नस्लों की बात करें जिनसे ज्यादा दूध निकलता है और देर तक निकलता है, लंबे श्रवण काल तक निकलता है, बात समझ में आ रही, जिसमें कौन आ गया, तो भाई जर्सी गाय आ गई, ब्राउन स्विस गाय आ गई, ये सब गाय जो है ये विदेशी नस्लें में पाई जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि सर जब ये सब पढ़ ही रहे हैं तो जो पशुपालन है उसके आप लाभ भी बता दीजिए। सिंपल सी कहानी है कि पालतू पशुओं का सही तरीके से यदि प्रबंधन होता है और इन्हें समझने में यदि हमें सहायता मिलती है तो हम बहुत ज्यादा उपयोग ले सकते हैं पशुपालन का। बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरी बात यह कि अच्छे किस्म के पालतू पशुओं की नस्लों में संकरण द्वारा सुधार किया कर दुग्ध, मांस, अंडे के उत्पादन में क्या की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। सोचो, पहले जो अंडा 3 रुपए का मिलता था वो बढ़कर 7 रुपए हो गया। उसके पहले भी जो है 1 रुपए 2 रुपए का मिलता रहा होगा, बट 3-4 रुपए कांस्टेंट बना रहा। अब 6 और 7 रुपए कांस्टेंट हो गया है अंडा। बात समझ में आ रही है। मतलब ये कि इन सबकी जो उत्पादन है वो तो बढ़ी है, पर साथ साथ में जो मांग यानी कि डिमांड है वो भी कैसी हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। और ध्यान से देखिएगा, पशुओं के जितने भी अपशिष्ट होते हैं, जिसमें क्या आ गया, तो भाई गोबर आ गया, गोबर आ गया, और क्या आ गया, तो मूत्र आ गया। बात समझ में आ रही है। इनसे हम मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे आप ईंधन भी बना सकते हो। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। गोबर जो है उससे आप गोबर गैस संयंत्र से ईंधन भी बना सकते हो। अरे वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, दूसरा, उत्पादन में वृद्धि से कृषकों की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी हो जाती है, भाई बेहतर हो जाती है। अब किसान के पास जो से जिनका काम सिर्फ किसानी का है, बात समझ में आ रही है, उनके पास खेती से मिलने वाली उपज के अलावा और तो कोई संसाधन है नहीं पैसे कमाने के लिए। तो पशुधन जो होता है वो बहुत सपोर्टिंग होता है किसी भी किसान के लिए। बात समझ में आ रही है, बोले यस सर। चलिए, दूसरा ये कि पशुओं के रहने के स्थान, भोजन, रोगों से सुरक्षा के लिए उपाय तथा साफ सफाई के प्रति यदि हम ध्यान देते हैं तो इससे पशुपालन से मिलने वाला जो फायदा है वो और भी बढ़ जाता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, पशु आहार। बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे पशु आहार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आपको इनसे मिलने वाली जितनी भी चीजें हैं उसका यदि उत्पादन आपको ज्यादा चाहिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से देखिएगा, तो भैया इसमें एक आता है मोटा चारा, ठीक है, जिसमें मुख्यतः रेशे होते हैं, और एक आता है सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व जो हैं वो अधिक होते हैं। समझ लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या आ गया, तो भाई इसमें पुआल आ गया। और पुआल क्या होता है, तो इसके लिए एक और वर्ड है पराली। क्या है, तो भैया पराली। बात समझ में आ रही है। धान को काटने के बाद जब धान को निकाल लिया जाता है तो उसका जो पौधा बचता है वो रेशे के रूप में रहता है, उसको हम पुआल या फिर पराली कहते हैं। वो मोटा चारा हो गया। पर यदि हम सांद्र या कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें, जिसमें रेशे जो हैं वो कम होते हैं, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, जैसे खली, जैसे कि
खली, जैसे कि अलसी की खली, सोयाबीन की खली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से एक खली को हम लोग सोयाबीन चंक्स के रूप में, सोयाबीन बॉल्स के रूप में भी खाते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपने कहा वाह सर, ये तो हमको पता ही नहीं था, और यदि पता था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नोट कर लो। तो फिर इसमें प्रोटीन है। अब खली हो गया, आपका भूसा हो गया। ठीक है, आप बेसन भी ले सकते हो, इसमें मोटा बेसन भी ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब जब हम बेसन बनाते हैं तो बेसिकली हम करते क्या है, चावल या गेहूं को यदि आपने पाउडर बना दिया तो उसको आप आटा कहते हो, पर गेहूं और दाल को यदि आपने आटे के रूप में परिवर्तित कर दिया तो उसको आटा नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, बेसन। और किसी भी प्रकार का पकोड़ा जो है वो बेसन के बिना अच्छे से बन ही नहीं सकता। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो भैया जो बेसन है, ठीक है, अब बेसन जब आप बनवाने जाओगे, बेसन पिसवाने नहीं जाओगे, पिसने के बाद ही तो बेसन बनता है। ये इंडिया है, यहां पर आटा पिसवाने जाया जाता है, गेहूं या चावल नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जब बेसन बनेगा तो उसका जो मोटा वाला भाग रहेगा उसको हम उपयोग नहीं करते। मोटा जो बेसन रहेगा, बात समझ में आ रही है, जिसमें दाल के, चने के, मटर के जो मोटे मोटे भाग रहते हैं, दाने रहते हैं, उससे आप पकौड़े नहीं बना सकते, वो बेसन के काम नहीं आ सकता। तो उसको हम क्या करते हैं, पशुओं को खिला देते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो इसको हम कॉन्सेंट्रेट यानी कि सांद्र जो है पशु आहार कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो है भाई, हमें तीसरा जो है, बहुत सारी चीजें हमें, जो हमारी सोसाइटी होती है जिसको हम उचित सहकारी दुकान कहते हैं, वहां से भी अपने को मिल जाता है, दुकानों से मिल जाता है, उनको इनमें मिक्स करके आप खिला सकते हो। भाई भूसा खिला सकते हो, हरा घास खिला सकते हो। क्लियर है कहानी? बोलो यस, नोट कर लो। चलो ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक अब हम बात करते हैं कि भाई जो दूध देने वाले पशु होते हैं, जिन्हें हम डेयरी पशु कहते हैं, बेसिकली इनके आहार की क्या क्या आवश्यकताएं होती है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, दूध देने वाले पशु की आहार की आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है। पहला यह कि ऐसा आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे। बात समझ में आ रही है? अब जैसे हम बात करते हैं गाय की, तो भैया गाय को जितनी हरी घास मिलेगी, जितना इसको खली मिलेगी, खली क्या होती है, तो भाई जो जब अलसी से, सोयाबीन से जब हम तेल निकालते हैं तो नीचे जो उसका रेसिड्यू बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, खली बोलते हैं। ठीक है, और क्या मिल सकता है, तो भैया भूसा मिल सकता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, बात समझ में आ रही है, ये अच्छे लेवल का पशु आहार होता है जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अब आप कहोगे कि भैया हम गाय को सिर्फ जो है पराली ही खिला रहे हैं, सिर्फ जो है पुआल ही खिला रहे हैं, पुलाव नहीं, पुआल, ठीक है, पुलाव नहीं, पुआल ही खिला रहे हैं, तो इसमें कोई ज्यादा प्रोटीन होता नहीं है, तो इससे गाय जो है वो बहुत ज्यादा दूध देने वाली नहीं है। बात समझ में आई? बोला यस, मजेदार कहानी। दूसरा जो है, ऐसा आहार हमें चाहिए जो डेयरी यानी कि दूध उत्पादन जो है उसको बढ़ाए। और इसकी आवश्यकता हमें कब होती है, तो भैया दुग्ध स्त्रवणकार के समय पर होती है। बात समझ में आई? तो आप यदि प्रोटीन युक्त, यदि आप जो है भरपूर पोषक तत्वों से युक्त यदि चारा प्रोवाइड करते हैं, बात समझ में आ रही है, तो भाई सीधी सी बात है कि दुग्ध का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, और वो जो गाय है या फिर जिस प्रकार के भी आप पशु की बात कर रहे हैं, उसकी जो हेल्थ है वो भी कैसी रहेगी, मेंटेन रहेगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। एक तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मैं एक तरफ हो जाता हूं, हरिया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर से मैं आपको बता दूं, सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी है, बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है, पर यहां पर मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड कोई पार्ट है ही नहीं। ठीक है ना? चलिए अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया, तो यदि हम दो फसलों, एक मिनट, ये किस टॉपिक के अंतर्गत आ गया? ठीक है, तो आहार की आवश्यकता में कुछ और भी चीजें आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग के अंदर फिट करने हैं कि जब हम दो फसल लगाते हैं, बात समझ में आ रही है, जब हम दो फसल लगाते हैं तो इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, ये पहली बात। दूसरी बात कि जब हम अलग अलग फसलें जो होती हैं उसको रोटेट करके जब हम लगाते हैं, बात समझ में आ रही है, तो फिर मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो बरकरार रहती है। मृदा का अपरदन होना यानी कि क्षरण होना जो है, इस पर हम रोक लगा सकते हैं। साथ में यदि हम बात करें, और दो विभिन्न प्रकार के बीजों को मिलाया नहीं जाता है, इसलिए बोने के समय पर फसल में आवश्यकता अनुसार जो है क्या मिलाए जा सकते हैं, भाई उर्वरक मिलाए जा सकते हैं। तो तीसरी बात, दो भिन्न फसलों का, यार मैं थोड़ा सही तो है ना, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, चूंकि दो भिन्न फसलों का परिपक्वन काल अलग अलग होता है, इसलिए इन्हें अलग अलग काटा और तैयार किया जा सकता है तथा बाजार में अलग अलग बेचे और उपयोग किए जा सकते हैं, बेचा जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है। तो दो फसलों को एक साथ लगाने के क्या फायदे हैं उसके बारे में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि पीड़कनाशी का जो प्रयोग होता है इसमें क्या हो जाती है, तो भैया अपने को सुविधा हो जाती है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी चीज है, बढ़ेंगे हम लोग आगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके बारे में भाई फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन के बारे में, बढ़िया वाला टॉपिक है ये, ठीक है, उसी का वो बेसिकली पार्ट था। ध्यान से देखिएगा, फसल चक्र के कौन से लाभ होते हैं और वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, किसी खेत में क्रमवार पुनर्योजित कार्यक्रम के अनुसार फसलों को उगाने को हम कहते हैं फसल चक्र। और एक कटाई के बाद कौन सी दूसरी फसल लगाई जानी चाहिए, ये किस पर डिपेंड करता है, तो भाई नमी कितनी है और सिंचाई की उपलब्धता कितनी है, इस पर यह निर्भर करता है। इसके साथ साथ यदि हम ध्यान से देखें तो फसल के परिपक्वन काल को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आपने कहा ओके सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स है, दिमाग में फिट कर लिया हमने। चलो, और फसल चक्र की यदि आप बात करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा, तो मिट्टी में किसी खास प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस विधि में प्राय दलहनी फसलें जो होती हैं, बात समझ में आ रही है, जो दाल प्रकार की, चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, बात समझ में आई, मूंग हो गया, तो इस विधि में जो दलहनी फसलें होती हैं उनको क्रमवार तरीकों से उगाया जाता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करती है और इससे उर्वरक कम से कम हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जब जरूरी हो तभी उर्वरक को उपयोग करना है, यदि बहुत ज्यादा उपयोग करोगे तो उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। और यह विधि जो होती है वो पीड़क और खरपतवार को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा सहायक होती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होने के कारण फसल उत्पादन जो है वो कैसा हो जाता है, तो भाई अच्छा हो जाता है। साथ में यदि हम देखेंगे तो बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि फसल में अलग अलग प्रकार की जो रोग होते हैं उनकी वृद्धि कैसी हो जाती है, तो भैया कम हो जाती है। चलो भैया बहुत बढ़िया, नोट कर लो, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को हम बढ़िया से कवर कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, फसल सुरक्षा प्रबंधन यानी कि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। चलो अब ये क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो खेतों में जो खरपतवार होते हैं, कीट पीड़क होते हैं, बात समझ में आ रही है, ये क्या होता है कि यदि ये फसलों पर असर डालते हैं तो इससे फसल की जो पैदावार है वो कैसी हो जाती है, भाई कम हो जाती है। तो अब इससे सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इससे सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा प्रबंधन जैसी नीतियां अपनाते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, तो यदि हम समय रहते खरपतवार और पीड़क जो होते हैं, पेस्ट जो होते हैं, उनको नियंत्रित कर लें तो हमारी पैदावार फसल की बढ़ सकती है। बात समझ में आ रही है। अब ये कौन सी चीजें होती हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, गोखरू, जैसे हम लोग ज़ैथियम भी बोलते हैं, गाजर घास, ये तो मेरे स्कूल में भी बहुत हुआ करती थी। हम लोग नवोदय विद्यालय में जब पढ़ा करते थे, नवोदय विद्यालय एक बोर्डिंग स्कूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो, राइट, और नहीं जानते हो तो अभी आपने जान लिया। तो नवोदय विद्यालय हमारा जो था वहां पर भयंकर गाजर घास हुआ करती थी। बात समझ में आ रही है। और जब भी हम साफ सफाई वाला प्रोग्राम निकालते थे, क्योंकि भाई हमारा विद्यालय तो हमारी जिम्मेदारी, बात समझ में आई, तो जब भी हम लोग साफ सफाई प्रोग्राम बनाते थे, हर 7 दिन में एक बार होता था, बात समझ में आ रही है, तब हम अपनी साफ सफाई का भैया 50% समय जो है, हम अपनी साफ सफाई का 50% समय जो है वो किस में लगाते थे, ये गाजर घास को उगाने में। ये सीधी सी बात है, ये जिस जगह पर गाजर घास होगी वहां पर मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, पैदावार क्षमता जो है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और दूसरी फसलों को ये बर्बाद कर देगी। बात समझ में आ रही है। साथ में जो मोथा है या साइरेनस रोंटेडस नामक जो आपका पौधा है, ये भी बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। चलो, तो इसलिए यदि हम इन सबको उखाड़ दें, है ना, ये कचरा, बेसिकली आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कचरा। तो यदि आप इसको उखाड़ दें तो इससे आपकी फसल जो है वो बहुत अच्छे समय तक अच्छे से रह सकती है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, नोट करो। चलो पक्का आगे बढ़ेंगे। पीड़क जो होते हैं उससे फसल की सुरक्षा के आप कौन से उपाय हैं, तो भैया बहुत ध्यान से देखिएगा। हम तो एक पीड़कनाशी रसायन जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड। क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड, पीड़क नाशी, पेस्टिसाइड। ये खतरनाक तो होता है, पर यदि आपको पेस्ट यानी कि पीड़क जो होते हैं, छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनको खत्म करना है तो उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आप ऐसी फसल उपयोग करें जिनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कैसी होती है, भाई ज्यादा होती है।
तीसरी बात यह कि आप जो है ग्रीष्म काल में हल्की जुताई करते हैं। बात समझ में, इससे होगा क्या कि देखो अंदर वाली जो मृदा है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली अंदर चली जाएगी, तो नमी जो है उसका भी रोटेशन हो जाएगा, और जो है भैया पीड़क अंदर जमीन के अंदर जो पाए जाते हैं नमी के कारण, राइट, वो सब कैसे हो जाएंगे, ज्यादा गर्मी के कारण मर जाएंगे। इसलिए आप देखना कि जब भी किसी किसान की जुताई वाला भाग दिखाया जाता है तो भरी दोपहरिया में हल लेते हुए किसान जो है खेतों को जोत रहा है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम जो पेस्ट यानी कि पीड़क है, राइट, उसकी मात्रा कम कर सकें। किसमें से? तो भाई मृदा में से। साथ में यदि हम बात करेंगे तो भैया हमें फसल चक्र, अंतरा फसलीकरण और समय समय पर फसल को क्या करना चाहिए, उगाना चाहिए, जिसके कारण जो है पीड़कों से हम सुरक्षा दे सकते हैं किसी भी प्रकार की फसल को। तो आपने कहा सर सारे पॉइंट्स बढ़िया हैं, हमने फिट कर लिया है, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए भैया अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण विधियों की। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे, मजेदार कहानी है। हरियम। तो डिस्कशन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हमको जो है सारे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। तो भैया पहली तो हो गई यांत्रिक विधि। हम यदि खरपतवार नियंत्रण की बात करें, वीड कंट्रोल की यदि हम बात करें, तो पहली जो है वो तो हो गई यांत्रिक विधि, राइट। जैसे कि जो है हम इनको या तो जड़ से उखाड़ दें या फिर जो खुरपे द्वारा क्या कर दें भाई इसको हम जो है हटा दें, पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास है बहुत सारी निरोधक विधियां, जिसमें जो है उचित क्यारियां बनाएं और समय समय पर जो है फसल को हम क्या करें तो भाई उगाएं, अंतरा फसलीकरण करें और फसल चक्र पर ध्यान दें। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण खरपतवार की जो मात्रा बनती है वो कम बनेगी। तीसरी बात ये कि हम शाकनाशी जैसे कि हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, वीडीसाइड्स जो होते हैं, इनका स्प्रे करें और दवाइयों को हम जो है डाल दें, जिसके कारण क्या है खरपतवार आपके खत्म हो जाए। तो तीनों ही बढ़िया है, आपने नोट कर लिया है, हम बढ़ेंगे आगे। साथ में यदि हम बात करें जैविक नियंत्रण की, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जानबूझकर ऐसे कीटों या अन्य जीवों का उपयोग करें जो खरपतवार के पौधों को नष्ट कर देता है। ये तो बड़ा यार इंटेलिजेंट स्टेप हुआ ये तो, कि हम ऐसे कीट या फिर जो है, बात समझ में आ रही है, या फिर ऐसे जीवों का उपयोग करें जो खरपतवार के पौधे जो होते हैं उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। जैसे यदि आप बात करें, राइट, तो प्रिंकली पियर कैक्टस को हटाने के लिए हम जो है कोकिनियल कीट जो होता है, जिसको हम लोग बेसिकली महाराष्ट्र तमिलनाडु में उपयोग करते हैं, इनको उपयोग करें। इसके कारण क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार के कैक्टस को खा जाएगा और खत्म कर देगा। इस प्रकार यदि हम बात करें जलीय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, तो इसके लिए हम जो है कार्प या फिर ग्रास क्रैप मछली जो होती है उसको उपयोग कर सकते हैं, वो इनको खाकर खत्म कर देगी। चलो भैया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि भाई जो कीट पीड़क होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसेक्ट पेस्ट या पेस्टिसाइड, से कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कीटों को, पीड़कों को, क्योंकि फसलों को बहुत बर्बाद करते हैं, ये फसलों को बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। आपने देखा होगा कि भैया आप अरहर की बात कर लें या फिर आप चने की बात कर लें या मटर की बात कर लें, इनका जो तना होता है, प्रतान होता है, प्ररोह होता है, वहां पर इनका कब्जा हो जाता है और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे उस पेड़ को खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं। तो करना क्या है, तो भैया पहला एग्जाम्पल तो बड़ा कॉमन है कि हम जो है मिट्टी में कीटनाशी डालें, पर ध्यान रहे इसके दूसरे नुकसान भी हैं यदि आप इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो मिट्टी में आप जो है कीटनाशी डाल दें। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इससे पौधे के जो मूल है उसको काटने वाले जो कीट हैं वो कैसे हो जाएंगे, नियंत्रित हो जाएंगे। और इसका नाम क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, क्लोरोपाइरीफॉस। क्या है, तो भैया इसका नाम है क्लोरोपाइरीफॉस। दूसरा जो है हम स्पर्श कीटनाशी जो है वो डालते हैं। दूसरा जो उदाहरण है उसके लिए हम क्या करें, तो हम स्पर्श कीटनाशी जो है वो डाल दें। तो इसके द्वारा हम धूमित या स्प्रे करेंगे तने और पत्तियों को के ऊपर, तो जो तने और पत्तियों को काटने वाले जो कीट होते हैं उनकी मात्रा कैसी हो जाती है भाई, कम हो जाती है। इसमें एग्जांपल कौन सा होगा, तो मैलेथियान होगा, लिंडेन हो सकता है, ये सब ऐसे स्पर्श कीटनाशी हैं जो नियंत्रित लगाते हैं कीट पीड़कों पे। तीसरा ये कि जो पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, बात समझ में आई, इसमें जो कोशिकीय रस चूसने वाले कीट होते हैं, इन पर हमें क्या करना चाहिए, तो भैया नियंत्रण करने के लिए सिस्टमेटिक कीटनाशी जो होता है इसका स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि डाइमेथोएट जैसे जो सिस्टमेटिक कीटनाशी स्प्रे होते हैं वो हम करके इसमें नियंत्रण कर सकते हैं। चलो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, और आगे बढ़ेंगे। आइए इसके बाद हम चलते हैं भाई मुर्गी पालन। तो दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें अपने को मांस और अंडे, दो ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए जरूरत है मुर्गी पालन की। तो अंडे और मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम जो है मुर्गी पालन का उपयोग करते हैं।
अंडा जो कि प्रोटीन का एक कैसा है, तो भैया एक जो है प्रचुर मात्रा में जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, एक अच्छा स्रोत माना जाता है, उसकी खपत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उसके पीछे के कारण क्या है, अंडा और उससे बनने वाली डिशेस, जैसे ऑमलेट बड़ा फेमस है, बात समझ में, एग भुर्जी जो है वो बड़ी फेमस है, तो लोग उसको भोजन में भी उपयोग करते हैं, और जो लोग जिम जाने वाले होते हैं उनका तो फेवरेट होता है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। और जब से अंडे और मांस की डिमांड बढ़ी है, स्पेशली मांस की, तब से जो है अलग अलग प्रकार के जो कुक्कुट हैं, मुर्गी पालन है, उनकी जो वेराइटीज है उनमें भी क्या आ गया है भैया, परिवर्तन आ गया है। कैसे, देखते हैं। देखिए, अंडों के लिए हम बात करेंगे लेयर, और मांस के लिए हम बात करेंगे ब्लोरर। ठीक है जी, चलो बढ़िया। तो कौन से जो हैं गुण होने चाहिए जिससे हम नई नई किस्मों को विकसित कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखो, चूजे जितने हैं उनकी संख्या यदि बढ़ेगी, उनकी गुणवत्ता यदि बढ़ेगी, तो जितनी ज्यादा चूजों की संख्या होगी, गुणवत्ता उतनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा मांस जो है वो उत्पादन किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि छोटे कद के जो ब्रॉयलर माता पिता हैं, ठीक है, मुर्गा मुर्गी हैं, उनके द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु भी हम उपयोग कर सकते हैं। तीसरा ये कि गर्मी अनुकूलन क्षमता और उच्च तापमान को सहने की क्षमता वाले यदि आप चूजे या फिर कुक्कुट जो है यदि वो आप पैदा करते हो, तो इससे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि भाई देखभाल में खर्च कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरी बात ये, अंडे देने वाले और ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कि कृषि के उत्पाद, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट जो है उसको प्राप्त करने के लिए रेशेदार आहार का भी क्या कर सके, तो उपयोग कर सके, ऐसे आप कुक्कुट को भी जो है पालन कर सकते हो। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। हम बढ़ेंगे आगे, बढ़िया वाली बात। मुर्गी पालन में अच्छे उत्पादन के लिए प्रबंधन और सावधानियां क्या हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आवास में उचित ताप बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठंड के समय पर आपने देखा होगा कि लोग जो है बड़े बड़े 60 वॉट के, 100 वॉट के, 200 वॉट के बल्ब लगा देते हैं। कहां पर, तो भैया पोल्ट्री फार्म्स में। बात समझ में। दूसरी बात है कि सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुर्गियों को ही बीमारियां हो जाएंगी। तीसरी बात है कि नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए। चौथी बात कि मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना जरूरी है। कई बार आपने सुना होगा कि भाई बर्ड फ्लू हो गया, और जैसे ही बर्ड फ्लू होता है तो संक्रमित होकर वो सभी मुर्गियों में फैल जाता है और एक एक करके उनकी डेथ होने लगती है। बात समझ में आ रही है? तो इनसे बचाने के लिए भी टीका लगवाना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये महामारी से ग्रसित ना हो। चलो, बहुत बढ़िया वाली बात है। हम चलते हैं इसके बाद मछली की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, मत्स्य पालन या मछली उत्पादन जो है, ठीक है, ये क्या है, इसको आप यदि प्राकृतिक स्रोत से पकड़ेंगे, बात समझ में आ रही है? देखो कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हो, तो भाई दो विधियां हैं। पहला तो ये कि आप इसको प्राकृतिक स्रोत से पकड़ेंगे, जिसे मछली पकड़ना कहते हैं। अरे बाप रे, कितनी बढ़िया बात है, जिसको हम डेली लाइफ में देखते हैं। यदि वो सिलेबस का पार्ट बन जाता है तो उसको पढ़ने में उतना ज्यादा मजा नहीं आता। बात समझ में आ रही, क्योंकि हम उसको देखते हैं डेली लाइफ। चलिए, तो आपने देखा होगा लोग मनोरंजन के लिए और जीवन यापन के लिए और खाने के लिए जो है, बिल्कुल जिसको फिशिंग हम कहते हैं, मछली पकड़ना कहते हैं, बड़ा कॉमन है। जैसे बारिश होती है, बात समझ में आई, पुल के किनारे, तालाब में, झील में, सब जगह पर आपने देखा होगा लोग जो है अपना कांटा लेकर चले जाते हैं और घंटों बैठकर जो है एक अच्छा टाइम पास भी होता है और मछली को पकड़ते हैं। दूसरा तरीका यह है कि भैया मत्स्य पालन कर लीजिए और मछली का संवर्धन भी कर लीजिए। दो तरीके ऐसे हैं। तो नेचुरल तरीका आप कोई भी नेचुरल या प्राकृतिक स्रोत से ले सकते हैं। मछली पालन का दूसरा जो तरीका है, जिसको हम फिश फार्मिंग करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम छोटे बड़े बड़े ऐसे टाके बनाते हैं, हम पोखर बनाते हैं, हम जो है कृत्रिम तालाब बनाते हैं और वहां पर फिर पालन करते हैं। चलिए, मछलियों के लिए जल स्रोत समुद्री जल तथा ताजा जल जो है, बात समझ में आ रही है? देखो, तो समुद्री जल वाली मछलियां भी होती हैं और साफ पानी वाली मछलियां भी होती हैं। और ये कहां पाई जा सकती है? तो भाई नदियों में, नहरों में और किसमें? तालाबों में। दूसरी बात ये, सबसे ज्यादा प्रचलित समुद्री मछलियां कौन सी हैं? तो आप ध्यान से देखिएगा, पॉम्फ्रेट है, टूना, ये देखो बड़ी फेमस है टूना मछली, बात समझ में आई, मैकरल है, ठीक है, सार्डाइन है। तो इस प्रकार की मछलियां जो हैं, जिनका बहुत ज्यादा क्या किया जाता है भाई, उपयोग किया जाता है। बाम मछली की यदि आप बात करेंगे, जो कि सांप जैसी दिखती है, तो ये भी बहुत फेमस मछली है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बढ़ेंगे आगे, बात समझ में आ रही है? देखो, कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। और इसमें कौन कौन प्रमुख है? तो भाई मुलेट है, भेटकी है, नाम बड़े शानदार हैं, पर्ल स्पॉट है, जिसे हम जो है पंखयुक्त मछलियां कहते हैं। साथ में यदि हम बात करेंगे तो कवचीय मछलियां, जिसमें कि झींगा मछली है, ठीक, मसलन है, और
आएस्टर और भी बहुत सारी समुद्री खरपतवार मछलियां होती हैं। बात समझ में आई? ये सब आर्थिक रूप से जो है बड़ी महत्व वाली होती है। जैसे आप यदि झींगा मछली की बात करेंगे, क्लियर, तो इसकी बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं। इंडिया में तो ठीक है, लोगों के पास जो है पेड़ पौधे, फूल पत्ती, शाक सब्जियां, दाल चावल हैं खाने के लिए, पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये होते हुए भी वो सिर्फ मछली और ये जो आपके जो सी फूड्स होते हैं वो खाते हैं। तो वहां पर आर्थिक रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और संवर्धन क्यों करवाया जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि भविष्य में, ऐसा तो होगा नहीं हालांकि, पर यदि भविष्य में मछलियों का भंडार कम हो जाएगा तो इसकी पूर्ति संवर्धन द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को हम कहते हैं समुद्री संवर्धन यानी कि मैरीकल्चर। ये एक अच्छा टॉपिक है, इसमें आप करियर भी बना सकते हो, इसकी एग्जाम भी होती है बढ़िया से 12वीं के बाद, और आप इसमें एडमिशन ले सकते हो इसके कॉलेजेस में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अब कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भैया कंपोसाइड फिश कल्चर की यदि आप बात करते हो, मिश्रित मछली संवर्धन के कौन से लाभ होते हैं, इस पर सवाल पूछ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस तंत्र में देशी और विदेशी प्रकार की मछलियों को एक साथ उपयोग किया जाता है, ठीक है, और एक तालाब में 5 अथवा 6 मछली की स्पीशीज का जो है उपयोग किया जाता है। क्लियर? जैसे भाई वही बात, जैसे हमने एक खेत में 2-3 अलग अलग प्रकार की किसको उपयोग किया था, तो फसलों को उपयोग किया था, कुछ वैसे ही हम मछलियों को भी उपयोग कर सकते हैं। और इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो और उनके आहार की जो आदतें हैं वो कैसी हो, भिन्न भिन्न हो, जिसके परिणाम स्वरूप तालाब के हर भाग में स्थित प्राप्त आहार का उपयोग हो सके। जैसे कि कटला मछली जो होती है, ठीक है, वो पानी की सतह से अपना भोजन लेती है, और रोहू मछली जो कि बड़ी फेमस है, राइट, वो तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है। तथा मृगल या फिर कॉमन कार्प जो है, जिसको जो है गांव खेड़े में क्या कहा जाता है भाई, कॉमन कार, ये मछलियां जो होती हैं वो तली से भोजन इकट्ठा करती है। तो इस तरीके से क्या है कि तालाब के अंदर जितना भी भोजन अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो 1 बाय 1 धीरे अपने आप क्या होने लगता है भाई, उपयोग होने लगता है। तो आपने कहा बढ़िया वाली बात है सर, बहुत कॉमन चीजें हैं, दिमाग के अंदर फिट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, और इन सब से क्या होता है, जो मछली उत्पादन होती है उसमें बेसिकली क्या होती है भैया, वृद्धि होती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मिश्रित संवर्धन द्वारा मछलियों की संख्या में वृद्धि होती है और आहार की क्या होती है, पूर्ति होती है। अब सवाल पैदा होता है कि मिश्रित मछली संवर्धन की समस्याएं कौन सी हैं, क्योंकि हर वो तरीका जिसमें हमें फायदे होते हैं उसकी कुछ एक समस्याएं भी होती है, राइट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी ऐसी मछलियां होती हैं जो सिर्फ वर्षा ऋतु में ही जनन करती है, अरे बाबा, ठीक है। दूसरी बात कि अच्छी गुणवत्ता वाले जो डिंब होते हैं ये कई बार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिससे अगली जो जाति या अगली जो जनरेशन है मछली की वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तीसरी बात, ऐसी विधियां हमें खोजी जानी चाहिए जिससे कि इन तालाबों में इन मछलियों का जो संवर्धन है वो हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंब जो होंगे वो हमें क्या हो जाएंगे भैया, प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं आगे, बढ़िया वाली बात। अब हम बात करेंगे भैया मधुमक्खी पालन की। शहद मिलता है भैया इससे, और इससे जो है हमें शहद के साथ साथ मोम भी मिलती है। ध्यान से देखिएगा, तो मधुमक्खी पालन की जब बात होगी तो इसमें जो पूंजी निवेश है वो कम होता है। इसीलिए जितने भी किसान होते हैं इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। दूसरी बात है कि मधुमक्खी पालन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ग्रीनरी यानी कि हरियाली जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, तो इससे प्रकृति को फायदा ही होता है। बात समझ में आ रही? क्योंकि मधुमक्खियां क्या करती हैं, तो भैया एक फूल से परागकण लेकर दूसरे के पास लेकर जाती हैं, तो इससे वनों की जो संख्या है, इससे जो फूलों की संख्या है, पेड़ों की संख्या में, पादपों की संख्या में वृद्धि होती है। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छाते से मोम के अच्छे स्रोत भी मिलते हैं, मोम भी मिलता है, और मोम का उपयोग हम लोग औषधि तैयार करने में करते हैं। आजकल तो बिजली रहती है, जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो कैंडल जलाते थे। अभी सिर्फ मोम का ज्यादा उपयोग कहां किया जाता है, तो भैया सेब के ऊपर वैक्सिंग करने में किया जाता है, और हैप्पी बर्थडे टू यू यानी कि बस वहीं पर उपयोग किया जाता है, बाकी कोई बहुत ज्यादा कॉमन यूज नहीं है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। इंडस्ट्रीज को हम छोड़ दें दो। चलिए, और हम यदि बात करेंगे व्यवसायिक स्तर पर मधुमक्खी उत्पादन के लिए देशी किस्म की मक्खियां कौन सी होती हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो बड़े भयंकर नाम होते हैं, ठीक है, एपिस सेरना इंडिया, सामान्य भारतीय मधुमक्खी। दूसरी है एपिस डोर्सेटा, ये एक शेल मधुमक्खी होती है, और एपिस फ्लोरी जिसे हम बोलते हैं लिटिल मधुमक्खी।
क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। नोट कर लिया जाए, बढ़िया वाली ये बात है। अब हम यदि बात करेंगे कि अच्छे शहद को बनाने के लिए हमें किस प्रकार की मधुमक्खी चाहिए, तो एक इटली की मधुमक्खी है, जैसे हम लोग एपिस मेलिफेरा कहते हैं। इसका प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इसमें कौन से गुण होते हैं? तो देखो, कई बार दीर्घोत्तरीय प्रश्न में ना ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भैया मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, डंक कम मारती है, अरे भाई तो बड़ा फायदा हो गया, और वो निर्धारित सत्ते में काफी समय तक रहती है और प्रजनन तीव्रता से करती है। मधु की कीमत और गुणवत्ता और स्वाद मधुमक्खियों के चारागाह और फूलों की किस्मों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कहानी। और बढ़ते हैं आगे। और यदि हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको दिमाग के अंदर फिट कर लेते हैं। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि भैया फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो खाद और उर्वरक है। कार्बनिक कृषि में हम लोग उर्वरक और पीड़कनाशियों का उपयोग करते हैं। और मिश्रित खेती की यदि हम बात करें, राइट, तो किसी विशेष फॉर्म में फसल उत्पादन तथा पशुपालन के साथ साथ करने वाले भाग को हम मिश्रित खेती कहते हैं। इसे संगठित कृषि प्रणाली भी कहा जाता है। चलिए भैया, फसल उत्पादन की प्रक्रिया में बेसिकली क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है ये महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, जिसको हमने वर्गीकरण के रूप में वर्गीकरण कर दिया। बेसिकली ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई फसल की जो किस्में हैं उसमें सुधार होना चाहिए, फसल उत्पादन में प्रबंधन होना चाहिए, और फसल सुरक्षा में भी क्या होना चाहिए, तो प्रबंधन होना चाहिए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो और बढ़ेंगे आगे। किस्मों में यदि हम सुधार करते हैं तो सॉरी, कौन से कारक है जिन्हें हमें ध्यान से देखना है? तो भैया उन्नत किस्में, परिपक्वन काल में परिवर्तन, ऐच्छिक सक्ष, विज्ञान गुण, और जैव तथा अजैव प्रतिरोधकता और व्यापक अनुकूलता। 5 पॉइंट्स हैं, दिमाग के अंदर फिट कर लो, जब पूछा जाएगा परीक्षा में लिख देना, ठीक है? बोलो यस सर। और आगे बढ़ेंगे, आइए। तो फॉर्म पशुओं के लिए उचित देखभाल और प्रबंधन, जैसे कि आवास, आहार और जनन तथा रोगों पर नियंत्रण के लिए आवश्यकता होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं भाई? पशुपालन कहते हैं। फिर पूछ लेगा आपसे कि मिश्रित फसल जो है, ये अभी जो हमने पूरा चैप्टर का एट अ ग्लांस लिया ना, उसके मुख्य पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? चलो, मिश्रित फसलों में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाया जाता है। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम बोलते हैं अंतरा फसलीकरण। और फसल चक्र की यदि आप बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाना ही क्या कहलाता है? तो भैया फसल चक्र कहलाता है। और इस तरीके से ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम अपने दिमाग में फिट करते जा रहे हैं। फिर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई बताओ, समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए क्या करोगे? तो उसके लिए हम प्रतिध्वनि ध्वनित्र या यंत्र जो होते हैं उसको हम उपयोग करते हैं। दूसरी बात यह कि मधुमक्खी पालन मधु तथा मोम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो कि अभी हमने देखा था। और कुक्कुट पालन या फिर मुर्गी पालन की यदि हम बात करेंगे, राइट, तो इसमें भैया 2 चीजें होती हैं, एक है बॉयलर और दूसरा जो है वो है लेयर। और अब तो इंडिया में कई प्रकार की जो फेमस मुर्गियों की प्रजातियां हैं उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसमें एक है कड़कनाथ। अरे बाबा, कड़कनाथ। और भी ऐसी कोई प्रजाति होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में यदि हम देखेंगे तो भैया देसी, ठीक है, 600 रुपए किलो। अरे बाबा, 600 रुपए किलो, पनीर से भी महंगा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। नोट कर लो, शानदार वाली ये बात है। और इन्हीं चीजों के साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे टॉपिक्स को दिमाग के अंदर हम लोगों ने फिट कर लिया। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा लेंथी ये माइंड मैप था, पर सारी चीजों को कवर किया जा चुका है। मतलब ये कि अब यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बढ़िया तरीके से बनना चाहिए। और इसी के साथ आज की जो क्लास है वो खत्म होती है। यदि कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के, इस विषय के और भी यदि आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, आपको बहुत छोटी सी मेहनत करनी है। आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। आप जैसे ही सर्च करोगे एक पेज आपके सामने आएगा जो कि अपने आप में एक मिनी गूगल है। हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो नीचे 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाओं की विषयों की जो क्लासेस है वो प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाएं ले सकते हैं। और यहां पर बुक्स और ई बुक्स भी आपको मिल सकती है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। किसी भी वीडियो लेक्चर को देखने के आपको कोई भी अमाउंट या फी पे नहीं करनी है, जो कि बिल्कुल सोने पर सुहागा वाली बात है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में। आज की क्लास का यदि कोई भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।